हे एवरीवन, वेलकम टू मिलन करियर पॉइंट। और आज हम कवर करने वाले हैं पीटी 365 का जो अपडेटेड का पार्ट 1 है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस को। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, विजन आईएएस की जो कोचिंग है उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन निकलता है पीटी के नाम से, पीटी 365, जिसके थ्रू आप अपने प्रीलिम्स से पहले जो करंट अफेयर्स हैं उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कर सकते हैं। तो इससे पहले जो पीटी 365 आए थे उसमें आपको कवरेज देखने को मिलेगा अप्रैल 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 का। हाउएवर सिंस प्रीलिम्स आपका मई में है तो जाहिर सी बात है आपको एटलीस्ट मार्च तक का करंट अफेयर्स थोड़ा सा कवर करके जाना है। तो अब इन्होंने अपडेटेड पार्ट 1 लॉन्च किया है, जिसमें आपको जो कवरेज देखने को मिलेगी वो नवंबर 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक की है। तो इसमें ना आपके पॉलिटी के भी सेक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, इकोनॉमी की भी है। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपको ये सब्जेक्ट वाइज करके दूंगी ताकि आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाए। सो वाइल यू आर रिवाइजिंग आपको पता होगा पॉलिटी कहाँ से रिवाइज करना है, आईआर कहाँ से, एक्सेट्रा। तो पॉलिटी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ एंड टुडे विल बिगिन विद इंटरनेशनल रिलेशंस। बिफोर आई बिगिन विथ इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू सी इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन द प्रीलिम्स एग्जाम। सबसे पहला जो सवाल टाइप आता है वो आपके आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। इन्हें आप मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसका मोटिव है, कहाँ पे उसका सेक्रेटेरिएट है, इंडिया किसकी मेंबर है, किसकी नहीं है, उनके क्या इनिशिएटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिलते हैं लोकेशंस, या फिर आप कह सकते हो प्लेसेस इन न्यूज़। अब ये प्लेसेस इन न्यूज़ को आप ज्योग्राफी के साथ में भी कंपेयर कर सकते हो, ज्योग्राफी बोलो या इंटरनेशनल रिलेशंस, बट ऑब्वियसली जो लोकेशंस आपकी XYZ रीजन की वजह से न्यूज़ में रहती है, चाहे तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कोई डेवलपमेंट हुआ हो, हमारे यहाँ के किसी प्रेसिडेंट ने विजिट करा हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर वहाँ पे हुई हो, तो ये चीज़ें आपको कवर करनी होती है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। थर्ड आता है, अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है तो वहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स है ना, इनका आपको थोड़ा सा जानकारी रखना ज़रूरी है कि भाई किस जगह पे कौन से एथनिक ग्रुप्स हैं, क्योंकि इस पे भी सवाल बना हुआ है। फोर्थ जो आपका नेचर ऑफ क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ में जो हमारे लोकेशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन, जैसे डोकलाम हो गया, सियाचिन ग्लेशियर है, फिलहाल श्रीलंका के साथ कचतवु आइलैंड वगैरह का दिक्कत हमारा चल रहा है। तो ये फोर्थ नेचर ऑफ क्वेश्चन है जो आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। और बहुत ही रेयर एक फिफ्थ टाइप भी होता है जिसमें आपको इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में हुए एग्रीमेंट को पूछता है, पर वो तभी पूछेगा जब वो एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे अमेरिका के साथ, मतलब यूएसए के साथ हमने जब वो बेका काटसा, ये जो बहुत 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए थे, तब सवाल बना था, अदरवाइज नहीं बनता है। और या तो फिर अगर इंडिया ने किसी न्यू एग्रीमेंट को, ट्रिटी को, कन्वेंशन को ज्वाइन करा है, विच अगेन वंस अगेन इज अ रेयर थिंग, तो तब सवाल बनते हैं। तो ये 5 नेचर ऑफ क्वेश्चन ही आपको इंटरनेशनल रिलेशन से देखने के लिए मिलेंगे। तो प्रीलिम्स में ये पढ़ते मत बैठ जाना कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या इश्यूज हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, इंडिया श्रीलंका के बीच में क्या इश्यूज हैं। देखो वो मेंस का पर्सपेक्टिव है, वो उसमें आपको एक डिप्लोमेटिक आंसर चाहिए है, तो वो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। तो वैसे सवाल प्रीलिम्स में नहीं बनते। तो इन केस यू आर फोकसिंग फॉर प्रीलिम्स, प्लीज डू नॉट गेट इनटू सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे दी हुई है बट वो आपको प्रीलिम्स के लिए तो नहीं पढ़नी है, मेंस के लिए अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है, देन यू आर फ्री टू डू इट, बट हाउएवर फॉर प्रीलिम्स आई डू नॉट रिकमेंड। लेट्स गेट स्टार्टेड. So like I said, international relation में the first and the most important topic that you have to cover is the multilateral organizations. तो multilateral organization में सबसे पहले हमारे पास आता है G20, क्योंकि G20 की जो 18th समिट है वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुई, जिसका थीम था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। अब ये जो आपका रियो समिट हुआ है, G20 वाला रियो समिट है, ये पहली बार है जिसमें अफ्रीकन यूनियन ने फुल मेंबर की तरह पार्टिसिपेट किया। आपको पता होगा जब इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी की थी इन द ईयर 2023, तब अफ्रीकन यूनियन जो है वो इसका फुल टाइम मेंबर बना था, है ना। तो उसके बाद अब ये जो प्रेसिडेंसी हुई, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि अफ्रीकन जो यूनियन है उसने एक मेंबर की तरह, फुल मेंबर की तरह पार्टिसिपेट करा है। होस्टेड बाय ब्राजील, ऑब्वियसली इट इज द थर्ड ग्लोबल साउथ कंट्री जो ये जो G20 का समिट होस्ट कर रही है। 2022 में इंडोनेशिया ने किया, देन इंडिया ने 2023 में किया ही था, ब्राजील ने किया है, अभी नेक्स्ट जो होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है। अब G20 की जो समिट्स है वो रोटेट होती रहती हैं और इसमें हम ट्रोइका बोलते हैं, मतलब एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है वो G20 के ट्रोइका फॉर्म करते हैं। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका एंड ब्रिक्स ग्रुपिंग, ठीक है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि एक ही प्लेस में आपके पास जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो लिखी हुई होनी चाहिए, चाहे तो किसी जो इंस्टीट्यूशंस का मॉड्यूल है
या तो आप उस इंस्टीट्यूशन के मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के, या अगर आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो वैसा भी कर सकते हो। खुद के नोट्स बने हैं तो वहाँ से रिवाइज कर लो, क्योंकि इसको ऐसे ना फ्रेगमेंटेड वे में रिवाइज करने से आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसका वही तरीका प्रेफर करना जो मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखिए, बात यहाँ पे अगर हम करेंगे G20 के बारे में पढ़ने से पहले आपके पास एक ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पोवर्टी दिया है, जो आई थिंक इस G20 के साथ ही रिलेटेड है। इसका एम क्या है, तो नाम नहीं समझ में आ रहा है, हंगर एंड पोवर्टी को इरेडिकेट करना है। जाहिर सी बात है हमारे एसडीजी गोल्स भी हैं। तो गोल क्या है, रीच 500 मिलियन पीपल विथ कैश ट्रांसफर प्रोग्राम इन लो इनकम कंट्रीज बाय 2030। इसके अलावा हाई क्वालिटी स्कूल मील्स टू 150 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन इन वल्नरेबल कंट्रीज। जब ये क्वांटिटेटिव टाइप के गोल होते हैं तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपने 2015 या 16 का पेपर देखा होगा यूपीएससी का, तो उसमें पेरिस एग्रीमेंट पे सवाल बना था और 100 बिलियन की जगह उन्होंने आई थिंक 1000 ऐसा कुछ लिखा था उस पेपर में। सो दे समहाउ प्ले विद दिस क्वांटिटेटिव गोल्स। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। हालांकि गोल्स इतने हैं कि ऐसे के चक्कर में हम अपना लाइफ गोल भूल जाते हैं, बट नॉनदलेस अप्रोच तो कैसे करेंगे भाई हम इतना सारा कैश ट्रांसफर। तो ये जो आपका ग्लोबल अलायंस है ये ग्लोबली ऑपरेट करेगा थ्रू वॉलंटरी पार्टनरशिप एंड कमिटमेंट। 92 कंट्रीज इसकी मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया। फिलहाल तो कोई डेडिकेटेड फंडिंग नहीं है, हाउएवर कंट्रीज जो है वो डोनर्स के साथ कनेक्ट करेंगी एंड डोनेशन इकट्ठा करेंगी। G20 की बात करें तो G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है। इसके जो समिट्स होते हैं वो रोटेशन बेसिस पे होते हैं। 1999 की बात है, क्योंकि उससे पहले एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो जो कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे, इन्होंने सोचा कि भाई देखो ऐसे ही क्राइसिस आता रहा तो हम सब डूब जाएंगे, तो हमें कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो इन सारे मुद्दों से डील करेगी। और उस समय पे आपके G20 का फॉर्मेशन हुआ था टू डिस्कस दी ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। लेटर ऑन 2007 का जब क्राइसिस आया तो इसके लेवल को अपग्रेड कर दिया गया। अच्छा, जो भी डिसीजंस G20 पे लिए जाते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते। ऑब्वियसली सेक्रेटेरिएट भी नहीं है, कोई फॉर्मल फ्रेमवर्क नहीं है यहाँ पे, तो डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते हैं। मेंबर्स की बात करेंगे तो टोटल आपके 19 कंट्रीज हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन है, एंड देन उसके बाद आपका अफ्रीकन यूनियन है जो वेरी रिसेंटली एड ऑन हुआ है। और G20 के मेंबर्स में से आई थिंक यूपीएससी में ऑलरेडी सवाल बना हुआ है, तो अगर किसी निमोनिक्स के थ्रू या जैसा भी आप ये 19 कंट्रीज को याद रखना चाहें रख सकते हैं। G20 के पर्पस की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज है उसको स्ट्रेंथन और शेप करना इसका इंपॉर्टेंट काम है, उसी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनुअल समिट, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनकी जो समिट्स होती है वो रोटेट कर रही होती है ना, इंडिया ने किया, फिर ब्राजील ने किया, अगली बारी साउथ अफ्रीका करेगा, तो लाइकवाइज। तो प्रेसिडेंसी जो है इनकी इट इज सपोर्टेड बाय ट्रॉयका। ट्रॉयका मतलब प्रीवियस किसने की थी, करंट कौन कर रहा है, और इनकमिंग प्रेसिडेंसी किसकी होगी। तो जैसे हमसे पहले जिसने किया वो प्रीवियस में आएगा, जब हमने किया था तो हम करंट पे थे और उस समय इनकमिंग पे ब्राजील था। तो अभी क्या हुआ है, प्रीवियस में आ जाएगा इंडिया, करंट में ब्राजील में हुई है, अब नेक्स्ट में आ रहा है आपका साउथ अफ्रीका, तो ये भी एक ट्रिकोया बनेगा। अब ये जो ब्राजील में आपकी समिट हुई थी वहां पर ये जो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पोवर्टी है ये लॉन्च किया गया, जो ऊपर हमने पढ़ा, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसी बार ही लॉन्च हुआ है। अनदर थिंग दैट वाज लॉन्च्ड वाज ग्लोबल कोएलिशन फॉर लोकल एंड रीजनल प्रोडक्शन, इनोवेशन एंड इक्विटेबल एक्सेस। ये किस लिए है, तो भाई वैक्सीन और डायग्नोस्टिक्स का जो एक्सेस है उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए है, फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज एंड वल्नरेबल पर्सन्स। अब आपको करना क्या है, आपके नोट्स में जहां पे भी G20 लिखा हुआ है प्लीज़ वहां पे जाओ, जाके ब्राजील समिट लिखो और ये दोनों पॉइंट को वहां पे ऐड ऑन कर लो। इससे रिलेटेड कुछ अगर आप लिखना चाहते हो तो वहीं पर अभी जाके लिख लो ताकि बाद में नहीं भूलोगे। उसी के साथ साथ अगर अफ्रीकन यूनियन के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो ये भी लिख लो, क्योंकि ये पिछली बार इंक्लूड हुआ है और इस बार आपका ये फुल टाइम मेंबर की तरह ज्वाइन किया है। अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो अडीस अबाबा है इथोपिया में। 2002 में ये लॉन्च हुआ था एज अ सक्सेसर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी विच वाज लॉन्च्ड इन 1963। 55 मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जितनी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं इसकी मेंबर्स हैं, और इसका काम क्या है, अफ्रीका की ग्रोथ को और ज़्यादा बूस्ट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, वहाँ के जो सिटीज़न हैं उनको और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं देना, अफ्रीकन स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन को फोस्टर करना। और रिसेंटली इस अफ्रीकन यूनियन ने निगार को सस्पेंड कर दिया है फ्रॉम ऑल इट्स एक्टिविटी ड्यू टू मिलिट्री कॉप। आपका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पे बहुत बारी जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है होता रहता है, जैसे सूडान भी इस बार न्यूज़ में रहा है, और सूडान का वो जो डाफुर रीजन है मैंने आपको पढ़ाया है वो भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो ये
अफ्रीकन कंट्री में और आपके जो वेस्ट एशिया है यहाँ पे टर्मोइल्स लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। अच्छा, तो अब ये समिट्स तो है वो ठीक है, लेकिन इंडिया जो है वो अफ्रीका के 2 अदर ग्रुप्स के साथ में भी एंगेजमेंट रखता है, जिसमें एक तो आपको देखने को मिलता है द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट 2018 में साइन हुआ था बिटवीन 55 अफ्रीकन नेशन, और ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया है। दूसरा एक है सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन। तो ये जो आपके सदर्न अफ्रीका की 5 कंट्रीज हैं, बोत्सवाना, एस्वातिनी, लिसोतो, नाम्बिया एंड साउथ अफ्रीका, इनका एक तरह से कस्टम यूनियन है। 1910 में ये फॉर्म हुआ था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि जब से हमारा जो इकोनॉमी है ओपन हुआ है, हमारा नहीं मतलब दुनिया भर की इकोनॉमी में ट्रेड शुरू हुआ है, हर कोई कंट्री ट्रेड से फायदा उठाना चाहते हैं, और उस फायदे उठाने के लिए आपको कुछ जो बैरियर्स होते हैं वो रिड्यूस करने पड़ते हैं। अपने टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस करने हैं, नॉन टैरिफ रिड्यूस करने हैं। तो जो 2-3 जो कंट्रीज हैं या फिर लेट्स से ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ना, ये आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करती हैं जिसके अकॉर्डिंग ये लोग ट्रेड करते हैं, ताकि ट्रेड सभी के लिए प्रॉफिटेबल बन पाए, एक विन विन सिचुएशन हो पाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बेसिकली यही मसले होते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी नहीं है, वो मेंस का पर्सपेक्टिव है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितना कारगर साबित होता है, कितना नहीं होता, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या नहीं है। देन आपके आते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। जब भी हम इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं तो आप वर्ल्ड बैंक, IMF पढ़ते हो तो बहुत ही हायर लेवल है। उससे नीचे अगर आप आते हो तो देयर इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, देयर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, देन देयर इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। ये सारे बैंक्स का आपको पता होना जरूरी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने इस पर $2 बिलियन कॉन्ट्रीब्यूट किया है। अब ब्रिक्स तो आप जानते होंगे एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल कोऑपरेशन है ब्रिक्स, मतलब आपके 5 नेशंस है, उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसके अलावा रिसेंटली ब्रिक्स में और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो एज अ मेंबर शामिल हुई हैं, और इस वजह से भी ब्रिक्स को हमने पहले भी पढ़ा है। ब्रिक्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। 2014 में ये एस्टैब्लिश हुआ था ड्यूरिंग दी आपका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना है। ये एस्टैब्लिश 2014 में हुआ था जब ब्रिक्स की 6th समिट हो रही थी। और जब 6th समिट हुई तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हमें जो हमारे ब्रिक्स नेशन हैं और जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा मोबिलाइज करने के लिए पैसे जमा करने की ज़रूरत है, तो हमको एक बैंक ओपन करते हैं, और इन लोगों ने ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ओपन किया। इनिशियल जो इसका ऑथराइज्ड कैपिटल है वो $100 बिलियन का है, और सब्सक्राइब कैपिटल 50 बिलियन का है, जिसमें जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स इसके रहे हैं, मतलब यानी ये ब्रिक्स कंट्री, उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो 2021 में कुछ न्यू मेंबर्स इसके पार्ट बने हैं, जैसे बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट एंड उरुग्वे। और इसमें अगर हम वोटिंग पावर की बात करें तो आपका जो वोटिंग पावर है वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं कभी भी उनका जो वोटिंग शेयर है वो 55% से कम नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब है जैसे ऊपर हमने पढ़ा कुछ नए मेंबर्स आ गए ना, बांग्लादेश, उरुग्वे, तो क्या सबको इक्वल वोट मिल जाएगी? तो ऐसा नहीं है, न्यू मेंबर्स और भी आ सकते हैं, बट हैविंग सेड दैट वन कंडीशन है कि जो वोटिंग शेयर है उसमें 55% से ज़्यादा आपके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, यानी कि वही ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, उनके पास ही रहेगा। गुजरात में जो आपकी टेक सिटी है वहाँ पे जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका रीजनल ऑफिस स्थापित किया गया, एस्टैब्लिश किया गया 2022 में। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो रिसेंटली ब्राज़ील जो है वो एक्टिंग है एज अ चेयर ऑफ द ग्रुप, जिसने अनाउंस किया है कि नाउ इंडोनेशिया हैज़ बीन एडमिटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक। इसके अलावा Nigeria has been admitted as the 9th BRICS partner country, joining Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda, Uzbekistan in the groupings। ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में ऑलरेडी हम PT 365 का जो इंटरनेशनल रिलेशंस था उसमें कवर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ये रिपीट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ना $500 मिलियन का लोन साइन किया है। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक हमको हमारे सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इतना जो पैसा है वो उधार में देगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये ज़रा पुराना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक तो आपका नया नया बनाया 2014 का।
इसकी एडीबी की अगर मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस पे है, और 1966 की बात थी जब इसका एस्टैब्लिशमेंट एज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ था, जिसका एम क्या है, तो एशिया पैसिफिक में प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, रिजाइलेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। फंक्शंस में तो ये जितनी भी मेंबर कंट्रीज है ना, उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ताकि जो डिफरेंट कंट्रीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं हेल्थ एजुकेशन से, वो उसका जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा बेहतर हो पाए, फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से वो कुछ रुके नहीं। अच्छा, मेंबरशिप की बात करें तो यहाँ पे 69 मेंबर्स हैं, 49 विद इन द एशिया एंड पैसिफिक एंड 20 जो है वो आउटसाइड से। इंडिया ऑफ कोर्स अब फाउंडिंग मेंबर है। अच्छा, याद रखेंगे तो इसमें जो शेयर होल्डिंग होती है, जैसे ऊपर न्यू डेवलपमेंट बैंक में हमने आपको शेयर वोटिंग पावर दिखाया, तो एडीबी पे शेयर होल्डर्स की बात करें ना तो अलग अलग परसेंटेज है, कुछ लोगों को ज़्यादा शेयर्स हैं, कुछ लोगों को कम है। तो सबसे ज़्यादा शेयर्स जापान और यूएसए के पास हैं 15.6, सेकेंड नंबर पे चाइना आता है, थर्ड में इंडिया। और ये सीक्वेंस भी यूपीएससी का क्वेश्चन बना हुआ है, और स्टेट पीएससीज में भी ये सीक्वेंस एक दो बार पूछा गया है कि शेयर होल्डिंग में इंडिया का कौन सा नंबर है। तो थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इंडिया एडीबी बैंक का, ठीक है। एडीबी के सेक्रेटेरिएट की अगर हम बात करें तो एडीबी जो है वो आपका जो साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन है उसके लिए भी एक सेक्रेटेरिएट के तौर पे सर्व करता है। इसके अलावा 2003 से ये तापी सेक्रेटेरिएट के तौर पे भी सर्व कर रहा है। तापी पाइपलाइन है ना हमारी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया वाली, उसी तापी प्रोजेक्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर आपके पास आता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो यूके जो है वो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसने ये जो पूरा इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा ब्लॉक है, पार्टनरशिप है, इसको ज्वाइन करा है। और नीति आयोग ने ऐसा पिच किया है कि इंडिया को भी जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होते हैं या इस तरह के जो पार्टनरशिप है इसमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया इनमें से किसी का भी पार्ट नहीं है। ट्रेड को अगर बूस्ट करना है तो इस तरह के कॉपरेशन एग्रीमेंट में हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं, तो ऐसे में ट्रेड ब्लॉक्स के साथ जुड़ने से आपका ट्रेड बेहतर हो सकता है। अब ये CPTPP को अगर मैं देखूं तो आपका 30 दिसंबर 2018 को ये इन्फोर्स हुआ था। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अक्रॉस पैसिफिक विच इज साइंड इन सेंटियागो इन चिली। मेंबरशिप में अभी फिलहाल 12 मेंबर्स हैं, इसमें इंक्लूडेड यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, चिली, ब्रूनी, वियतनाम। याद रखेंगे इंडिया और यूएस दोनों के दोनों इसके पार्टनरशिप मतलब मेंबर नहीं हैं। अच्छा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो अगर जीडीपी के टर्म्स में अगर हम देखें तो ये जो आपकी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अरेंजमेंट है, और ये फोर्स में एंटर हुई है 2022 में फॉर 10 ओरिजिनल पार्टीज, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, दरुसलेम, कंबोडिया, चाइना, जापान, लेओस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और बाद में इसको ज्वाइन किया है साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस ने, ठीक है। हैविंग सेड दैट, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बाद भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल ब्लॉक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो न्यूज़ में रहे हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के तौर पे डिक्लेयर करा है, और आपका पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का जो कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया ने होस्ट किया है। पिछले इसकी 130 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। अभी मैंने आपको जब पॉलिटी का वीडियो अपलोड किया था तो उसमें हमने कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे इस अलायंस का जिक्र भी आया था कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस आपकी 1895 में बनी थी लंदन में। एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड पूरे कोऑपरेटिव्स को यूनाइट करती है, रिप्रेजेंट करती है। 306 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस इसकी हैं अक्रॉस 105 कंट्रीज। फंक्शन की बात करें तो कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए बिल्कुल ये एक एपेक्स बॉडी के तौर पे, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के तौर पे सर्व करती है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये इस बार के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है यूएन का पीस बिल्डिंग कमीशन। तो इंडिया जो है इसमें री इलेक्ट हुआ है पीस बिल्डिंग कमीशन में, और पीस बिल्डिंग आप जानते होंगे जिस हिसाब के क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट दुनिया भर में हो रहे होते हैं, पीस मेंटेन करना जरूरी है वरना वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में, जिसका मेजर एम क्या है, तो दुनिया भर में पीस बरकरार रखना, और उस पीस को बरकरार रखने के लिए एक पूरा
पीस बिल्डिंग उनकी जो है मिशन लॉन्च होती है, हर एक जगह पे पीस कीपर्स जाते हैं, हम उनको डिप्लॉय करते हैं। तो 2005 में यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन जो है इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज में पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करती है। 31 मेंबर स्टेट्स हैं जिनको की जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो भी टॉप फाइनेंसिंग कंट्रीब्यूशन कंट्रीज रहती हैं या टॉप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज रहती हैं वो भी मेंबर बनती है। तो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स है इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग ट्रूप्स टूवर्ड्स दी कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया। बहुत सारे, इनफैक्ट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने पूरा का पूरा विमेन ट्रूप भेजा था फॉर दी पीस कीपिंग मिशन। मैंडेट क्या है? तो जितने भी रेलेवेंट एक्टर्स हैं उनको एक साथ लाना फॉर मेकिंग श्योर कि उस जगह पे पीस हो सके, चाहे मार्शल रिसोर्सेज हैं, चाहे स्ट्रैटेजी है, एडवाइसेज हैं, एक्सेट्रा। इंडिया का रोल, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ सप्लाइंग दी पर्सनल फॉर दी पीस कीपिंग मिशन। इनफैक्ट 6000 से ज़्यादा पर्सनल्स हम अपनी तरफ से सप्लाई कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, तो रिसेंटली आपका जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उन्होंने ब्रिगेडियर अमिताभ झा को एक ट्रिब्यूट पे करा, हु वाज सर्विंग एट द यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स एट गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट या फेवरेट प्लेस है जो 2-3 बार सवाल में बन चुका है। इनफैक्ट पूरा का पूरा वेस्ट एशिया का मैप ही ऐसा है, मैं कई बार आपको बताती हूँ कि जो वेस्ट एशिया वाला मैप है ना वो आपका इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन ये रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा रटा होना चाहिए कि आपको नींद में भी कोई उठा के पूछे तो आप लोकेशन बता सको, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वेरी फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी। बात अगर हम करें इस ऑब्जर्वर फोर्स की, तो आपका जो गोलन हाइट्स में जो सीरिया वाला साइड है वहाँ पे एक कैंप वॉर लगा था, मतलब एक तरह से एक फोर्स हमने वहाँ पे तैनात की थी। यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने 1974 में इस्टेब्लिश किया था इसको, जब 1974 में इजराइल और सीरिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था अपनी अपनी फोर्स को डिसएंगेज करने का उस जगह से। मतलब बेसिकली वो जगह एक सीज फायर की तरह पे काम कर रही थी, तो उस जगह में सीज फायर को मेंटेन रखने के लिए और एक एरिया ऑफ सेपरेशन को सुपरवाइज करने के लिए जो फोर्स है इसको डिप्लॉय किया गया था। एंड ये वहाँ के एरिया ऑफ लिमिटेशंस को सुपरवाइज भी करती थी कि किस जगह पे इजरायली लोग रेस्ट्रिक्टेड हैं और किस जगह पे सीरियन ट्रुप्स हैं इन द गोलन एरिया। और ये जो मैंडेट है हर 6 महीने में रिन्यू होता था बाय यूएनएससी एंड इट हैज़ बीन रिन्यूड टिल जून 2025। और आपका ये जो ऑब्जर्वर फोर्स है इसके कॉन्ट्रीब्यूशन में अगर हम बोले तो इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूटर इन दिस ऑब्जर्वर फोर्स। और डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो इन लोग को कहाँ पे डिप्लॉय करके रखा गया है, तो एक तो इजराइल के एरिया में अल्फा लाइन है और आपके सीरिया के एरिया में ब्रेवो लाइन है इन दी गोलन हाइट्स। और ये जो लाइन्स है इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आगे भी हम पढ़ेंगे, वैसे मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स में भी राफेल कॉरिडोर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर ये सारा पढ़ाया है, बिकॉज इजराइल और ये जो क्या कहते हैं हमास, सीरिया, इन लोग के बीच में दिक्कत चल रही थी, वहाँ पे ये कॉरिडोर्स भी आपके न्यूज़ में थे, तो इसको आप कवर करेंगे। देन आपके पास आ जाता है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन दी नियर ईस्ट। तो रिसेंटली इंडिया ने इनको भी पैसे भेजे हैं, तो अभी सेकेंड ट्रांच ऑफ 2.5 मिलियन यूएसडी रिलीज़ किया गया है। अब अगर मैं इस यूनाइटेड नेशंस के रिलीफ वर्क एजेंसी की अगर हम बात करें तो जो यूनाइटेड नेशंस है उनकी एक जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास हुई थी 1949 में। 1948 में आप सब जानते हैं कि अरब इजराइल वॉर हुआ था, और जब वॉर हुआ था तो बहुत सारा क्राइसिस आया था। उसी क्राइसिस में डायरेक्ट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज थे उनको कुछ रिलीफ देने के लिए उनके लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे, और उस समय पे ये एक प्रोग्राम है जो उनकी बेटरमेंट के लिए लाया गया था। इसमें जो फंडिंग है वो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट है वॉलंटरी बेसिस पे देते हैं। इसको भी 30 जून 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये कहाँ कहाँ ऑपरेट करता है, तो जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम। और ये सारी लोकेशंस आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि ये यूपीएससी में ऑलरेडी 2 से 3 बार पूछी जा चुकी हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल, रिसेंटली आपके रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मदान बी लोकर, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल। ये एक ऐसी काउंसिल है जिसका नाम कम ही सुनने को मिलता है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, और ये मदन बी लोकार को भी नोट कर लेंगे अगर तो आप किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल स्टेट पीएससी में बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि यूपीएससी में नहीं बनेगा, पर चांसेस कम है। ये जो जनरल असेंबली है उसने इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल को एस्टैब्लिश किया था ताकि यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरनल जस्टिस सिस्टम है उसमें अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस बना रहे। इसमें 5 मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी जनरल करते हैं। इनका काम क्या है, तो काउंसिल का काम ये है कि जितने भी
यूनाइटेड नेशंस के जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है या अपीलिएट ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे जो जजेस की वेकेंट पोजीशन होती है उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट्स फाइंड करने का काम ये काउंसिल करती है। इसके अलावा जनरल असेंबली को जब जब जस्टिस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई व्यूज़ चाहिए होते हैं, कोई एडवाइस चाहिए होती है, तभी भी ये बॉडी उनको एडवाइस प्रोवाइड करती है। देन आपके पास आता है यूएन हैबिटेट। यूएन हैबिटेट ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2024 सिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन, जिसमें कि सिटीज़ का क्रिटिकल रोल दर्शाया गया है कि भाई क्लाइमेट एक्शन से जूझने के लिए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए आखिर सिटीज़ का क्या क्रिटिकल रोल है। यूएन हैबिटेट की अगर मैं बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या में है। 1978 में ये बनी थी following Habitat 1, which led the foundations of United Nations Human Settlement Program, which is UN Habitat। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जाहिर सी बात है, सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज़ को प्रमोट करना जो कि सोशली एनवायरमेंटली वाइबल हों। इसके अलावा ये क्या करती है, तो गवर्नमेंट्स और जितनी भी एकेडमिक्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडस्ट्रीज, उनके साथ कोलैबोरेट करती है फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसकी दो फ्लैगशिप पब्लिकेशंस आपको देखने को मिलती है, एक तो ये वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट है, दूसरी है स्टेट ऑफ वर्ल्ड सिटीज़। मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और इनको याद रख पाना अपने आप में बहुत बड़ा मसला है, तो इनको याद करने का मेरे हिसाब से तो दो ही तरीका है। एक तो है रिवीजन, जितना रिवीजन करो उतना अच्छा, और दूसरा तरीका है एमसीक्यूज लगाना या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, या फिर आप कहीं पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है उसमें आपको कितनी चीज़ें याद रह रही हैं, क्योंकि इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि भाई देखो, ये सिर्फ 3 महीने का करंट अफेयर 268 पेजेस का है। आपको सिर्फ करंट अफेयर नहीं करना है, अपने प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक भी करके जाना है, खाली इतना ही नहीं पढ़ लेना है। और ये जो 268 पेजेस है, इसमें से भी कितने क्वेश्चन आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है एक क्वेश्चन आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है बिल्कुल भी ना आए। तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान में रखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या कैसी होनी चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेके बिल्कुल रट्टा मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि रट्टे अक्सर हम भूल जाते हैं। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। अब बात आती है प्लेसेस इन न्यूज़ की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा जो बढ़ता हुआ ट्रेंड आपको सवालों में देखने को मिल रहा है वो प्लेसेस इन न्यूज़ से ही मिलता है। और इसमें सबसे पहले तो आता है कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे एरियाज है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट गोलन हाइट्स, भाई पहले इसकी लोकेशंस देख लो, मेडिटेरेनियन सी, जस्ट उसके बाद लगा हुआ लेबनान और इजराइल है जो एक दूसरे की बाउंड्री टच करता है। और यहाँ पे आपको ये पूरा एरिया जो है ये गोलन हाइट्स का दिखाई दे रहा है। ये जॉर्डन है जो इजराइल को भी टच कर रहा है, गोलन हाइट्स को भी टच करता है। फिर आपको यहाँ पे सीरिया दिखाई देगा। ये बीच का जो एरिया है ना, ये वो है जो यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल के अंदर है। और यहाँ पर आपको डेमस्कस दिखता है, माउंट हेरैन दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, याद रखेंगे लेबनान और जॉर्डन आपस में नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि कई स्टेट पीएससीज में ये सवाल है कि लेबनान की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उसमें जॉर्डन ऑप्शन में दे देता है, या जॉर्डन की बॉर्डरिंग ऑप्शंस में आपको लेबनान दे देता है, लेकिन दोनों आपस में नहीं जुड़ते हैं। ये आपको याद में रखना पड़ेगा। अच्छा, गोलन हाइट्स की अगर हम बात करें तो दरअसल हुआ ये है कि इजराइल का ऐसा प्लान था कि वो गोलन हाइट्स में अपने सेटलमेंट्स को एक्सपैंड करेगा। 1967 की बात है, जब 6 डे वॉर चली थी, तब इजराइल ने ना सीरिया से गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया था एंड 1981 आते आते तक उसको एनेक्स कर दिया था। हालांकि इंटरनेशनली इसको ऐसे नहीं रिकॉग्नाइज किया गया, इसको हम इजराइल का पार्ट नहीं मानते हैं। गोलन हाइट्स की अगर आप बात करो, इसका लोकेशन अगर आप देखोगे तो सीरिया के साउथ वेस्ट में है। ये आप देख सकते हो, ये सीरिया है ना, तो अब सीरिया का ये साउथ वेस्ट है, यहाँ पे आपको गोलन हाइट्स दिख रहा है। गोलन हाइट्स एक रॉकी प्लेट्यू है विच इज बॉर्डर्ड बाय इजराइल, लेबनान एंड जॉर्डन, और इट इज ऑल्सो बाउंडेड बाय जॉर्डन रिवर, सी ऑफ गलीली, ये दिख रहा होगा यहाँ पे छोटा सा सी ऑफ गलीली जो इसके वेस्ट में है। इसके अलावा माउंट हरमन जो यहाँ पे ऊपर में नॉर्थ में आपको दिखाई दे रहा है। सीजनल वादी अल रकाद है ईस्ट तरफ, इधर आपको ईस्ट में वो मिलता है। एंड देन यारमुक रिवर जो इधर नीचे साउथ में आपको मिलेगी। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सीरिया का जो कैपिटल है डेमस्कस, वो सिर्फ 60 किलोमीटर है, और अगर आप गोलन हाइट्स पे चढ़ेंगे ना तो उसकी हाइट से दिखता भी है। और गोलन हाइट्स एक नेचुरल बफर है फॉर सीरिया, इजराइल और सीरिया के बीच में है ना, तो ये रॉकी माउंटेन आपको प्लेट्यू टाइप का दिख रहा है, तो ये एक तरह से एक बफर की तरह काम करता है कि अगर सीरिया की तरफ से कोई भी मिलिट्री एडवांसमेंट इजराइल में आ रहा है तो वहाँ पे एक बफर सिस्टम है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की मैं बात करूं, मैंने बोला था अभी जब इजराइल और हमास में इतना सारा गड़बड़ चल रहा था तो कुछ कॉरिडोर्स न्यूज में थे।
जिसमें से एक आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। तो अब इसराइल और हमास के बीच में 15 महीने के बाद हो गया क्या, सीज फायर। तो इन लोगों ने बोला ठीक है भाई, फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इसराइल जो है वो अपने ट्रुप्स को विड्रॉ कर लेगा। अब ये आप देख रहे होगे पतला सा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो पतला सा, यही आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, और यहीं पे बीच में एक आता है रफाल कॉरिडोर की। अगर हम बात करें तो ओरिजिनली 1979 में इसराइल इजिप्ट के बीच में एक तो पीस ट्रीटी हुई थी, जिसमें आपका ये जो कॉरिडोर है ये एस्टैब्लिश हुआ था। ये एक नैरो स्ट्रिप है अलोंग दी गाजा इजिप्ट बॉर्डर। 15 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, 100 किलोमीटर की विड्थ है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात याद रखना कि ये एक क्रिटिकल बॉर्डर एरिया है बिटवीन सदर्न गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला। लोकेशन थोड़ा सा और ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ आपको इसराइल दिख रहा है, यहाँ आपको इजिप्ट दिख रहा है, ये आपका पूरा का पूरा गाजा स्ट्रिप है, ये गाजा सिटी। तो ये गाजा का जो सदर्न एरिया है वहां पे आपको फिलाडेल्फी कॉरिडोर मिलता है, ठीक है। फिर आपके पास थोड़ा कम जाना पहचाना एक लटाकिया पोर्ट आता है। तो आपका लटाकिया पोर्ट जो है वो एक्चुअली में सीरिया के आसपास में लोकेटेड आपको दिखेगा। ऊपर हमने सीरिया का एरिया देखा ना, तो सीरिया में ही एकदम थोड़ा सा आपको वेस्ट ऑफ सीरिया में ये दिखाई देगा। रिसेंटली क्या हुआ था कि जो इसराइल है उसने काफ़ी सारे मिलिट्री स्ट्रक इस पर्टिकुलर साइट में किए थे। सीरिया की बहुत सारी साइट्स में किए थे, उसमें से एक ये भी एक प्रोमिनेंट साइट है। तो आप देखेंगे ये पूरा सीरिया ही है ना, ये पूरा सीरिया है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे वेस्टर्न साइड में आपको ईस्ट मेडिटेरेनियन के लोकेशन में एक हार्बर के तौर पे दिखाई देगा आपका लताकिया पोर्ट। मेडिटेरेनियन में सीरिया के और भी पोर्ट्स हैं जैसे कि टार्टस एंड बनियास, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आपको बनियास देखने को मिल जा रहा है। देन सीरिया का कैपिटल ऑफ कोर्स डेमस्कस है। तो रिसेंटली जो आपका एक रिबेल मलेशिया है हयात तहीर अल शम, इन्होंने जो सीरिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी अलेप्पो है उसको सीज कर लिया है। अलेप्पो की अगर हम बात करें तो इट इज़ लोकेटेड ऑन दी ईस्ट कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। अलेप्पो नहीं, मतलब पूरा सीरिया की बात कर लो तो ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं सीरिया जो है वो आपके मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट पे लोकेटेड है। पूरा मेडिटेरेनियन सी है तो उसके ईस्ट साइड पे ही हुआ ना। एंड इट इज़ बॉर्डर्ड बाय इराक, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान एंड टर्की। इंपॉर्टेंट सिटीज़ में आपकी डेमस्कस है जो कि रिवर बराड़ा के ही ऊपर है, होम्स है, पल्मेरा है, फिर आपकी अलेप्पो भी यहाँ से आती है। आप एक बार लोकेशन चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि सीरिया ही नहीं, एक्चुअली ये पूरा लोकेशन ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैक सी, यहाँ पे टर्की है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो लेबनान, इजराइल, जॉर्डन और ये सीरिया है। ऊपर ही हम पढ़ के आ रहे हैं, इधर नीचे आपको रेड सी मिलता है। तो दिस होल एरिया इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। अब कुछ ऐसे प्लेसेस का जिक्र कर लेते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, बट देन दे वर इन न्यूज बिकॉज ऑफ सर्टन सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट्स। जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है निकारागुआ। अब निकारागुआ का कैपिटल है मनागुआ। इंडिया और निकारागुआ ने एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट साइन किया है टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। अगर आप निकारागुआ की बात करोगे तो जब आप अमेरिका पढ़ रहे होते हो, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, आप नॉर्थ अमेरिका पढ़ते हो, साउथ अमेरिका पढ़ते हो, बीच में आपको ये पतला सा पनामा कैनल दिखाई देता है ना, सेंट्रल अमेरिका जिसको बोलते हो। उसी सेंट्रल अमेरिका में कंट्री सिचुएटेड है जिसको हम बोलते हैं निकारागुआ। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय होंडुरास। यहाँ ऊपर में आपको होंडुरास दिख रहा है। इसके अलावा इधर पे आपको पूरा जो करेबियन सी है वो नजर आएगा। साउथ में यहाँ पे कोस्टरिका दिखाई देगा एंड वेस्ट में पैसिफिक ओशन। इसके साथ साथ आप पनामा को भी थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्योंकि पनामा भी जो एक पनामा कैनल और ये जो पूरा पनामा का एरिया है ये इस बार न्यूज में रहा है, ठीक है। फिर हम चलेंगे दूसरी कंट्री में घूमते हुए, जो कि आपके पास आती है गुयाना, जिसका कैपिटल है जॉर्ज टाउन। तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर विजिट करा, और जब विजिट किया तो बहुत सारी बायलैटरल एग्रीमेंट्स इनके बीच में साइन हुई। गुयाना इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ कैरिकॉम, करेबियन कम्युनिटी एंड द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। अगर हम ये गुयाना को देखें तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हो। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय सुरिनाम एंड ब्राज़ील एंड वेनेजुला। तो ये आपको कहीं ना कहीं अटलांटिक ओशन में ओपन होती हुई दिख रही है। तो ये कंट्री आपके सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगी। नीचे आप थोड़ा जाएंगे, नीचे नहीं मतलब आगे अगर हम पढ़ाई करें तो आपके पास आता है डोमिनिका, जिसका नाम खुद मैंने बहुत कम सुना है। इसका कैपिटल है रूसो। तो ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका है उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑनर किया है विद द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर।
1978 से ये जो डोमिनिका है ये कॉमनवेल्थ का मेंबर है, और डोमिनिका आपके ईस्टर्न कैरेबियन सी में एक आइलैंड कंट्री है। आप देख सकते हो ये डोमिनिकन रिपब्लिक। आपकी अदर आइलैंड भी यहाँ पे आपको क्यूबा मिल जाता है, पोर्टो रिको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एक डोमिनिकन रिपब्लिक के ही बाद में यहाँ पे डोमिनिका दिख रहा है, यहाँ पे जमाइका भी है। इट इज़ द ओनली आइलैंड विथ रिलेटिवली लार्ज एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कैरिब इंडियंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है भाई, आइसलैंड टाइप का दिखता है, बट नाम इसका ग्रीनलैंड है। ट्रस्ट इश्यूज़ की ये भी एक वजह है कि आइसलैंड ग्रीन दिखाई देता है, ग्रीनलैंड आइसलैंड दिखाई देता है। एनीवेज, इसका कैपिटल है नुक। अच्छा, बहुत ही अलग ही नाम है। द यूएस प्रेसिडेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन बाइंग ग्रीनलैंड फ्रॉम डेनमार्क। यूएस के प्रेसिडेंट ने आते ही बोला मेरे को पनामा चाहिए, मैं इसका नाम बदलूंगा, मेरे को ग्रीनलैंड भी चाहिए। बस खत्म कहानी, आप पढ़ते रहो बैठ के। लोकेशन की बात करें तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे यूएस है, यहाँ पे कनाडा है, और इधर पे आपको ग्रीनलैंड मिल रहा है। तो ग्रीनलैंड का फिलहाल जो गवर्नेंस है वो डेनमार्क के पास में है। ग्रीनलैंड जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है विच लाइज इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एंड ग्रीनलैंड करंटली इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। 2/3 जो है इस आइलैंड का वो आर्कटिक सर्कल में लाई करता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम Canada's Ellesmere Island to the north only by 16 miles, और इसकी नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री है आपकी आइसलैंड। आप देख सकते हैं, घूमने जाना हो तो इन लोकेशंस पे जा भी सकते हैं, सुना है मैंने कि खूबसूरत जगह है। सराउंडिंग कंट्रीज पढ़ चुके हैं आप, याद रखेंगे कि अंटार्कटिका के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा आइस शीट से ढका हुआ है तो वो ग्रीनलैंड है, आइसलैंड नहीं है। अभी बोला ना मैंने, ट्रस्ट इश्यूज हैं। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, और याद रखेंगे कि जब समर का सीजन आता है तो ग्रीनलैंड में 24 घंटे सनलाइट पड़ रही होती है, रात होती ही नहीं है। इसके बाद आपके पास आ जाता है लाइबेरिया, जिसका कैपिटल है मोनरोविया। इंडिया और लाइबेरिया में पहली दफ़ा दोनों के बीच में मतलब फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ ताकि हम अपने बायलैटरल टाइज को और ज़्यादा डीपन कर सकें। अफ्रीका की ना ओल्डेस्ट रिपब्लिक है ये, और कभी भी यहाँ पे कॉलोनियल रूल नहीं हो पाया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने बहुत जगह पे अपनी कॉलोनी बनाई थी, बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जिसको वो कॉलोनाइज नहीं कर पाए। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइबेरिया का लोकेशन, ये अटलांटिक ओशन से बिल्कुल बॉर्डर करती है। लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रही है तो आप देखेंगे सिरा लियोनी, इसके अलावा यहाँ पे ग्वेना, एंड देन आपका कोट डिवोर, और मैरीटाइम बाउंड्री ऑब्वियसली अटलांटिक ओशन के साथ में ये शेयर कर रही है। और यहाँ पर एक डस्टी ड्राई विंड चलती है जिसको आप हरमैटन के नाम से जानते हो। तो जब आप लोकल विंड्स पढ़ रहे होते हो पूरे दुनिया भर में अलग अलग नाम की पढ़ते हैं ना, जैसे अपन वो चिले तरफ आपकी कैलिफोर्निया तरफ आप सेंटाना विंड्स पढ़ते हो, वैसे ही इधर पे आपकी हर्मेटन डेजर्ट विंड्स आती है जो कि सहारा से ब्लो करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपके पास आता है आपका नॉर्वे, जिसका कैपिटल है ओस्लो। और इंडिया और नॉर्वे में डिस्कशन चालू है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट अंडर द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। 2/3 जो नॉर्वे का है वो तो माउंटेनियस है, और आधे से ज़्यादा इसकी कोस्ट लाइन जो है वो इंडेंटेड कोस्ट लाइन है। डीप आपको ग्लेशियर फोर्ट्स दिखाई देते हैं। फोर्ट्स मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डीप वाले जो ग्लेशियर टर्फ होते हैं ना, जिसमें बहुत सारा सी वाटर जमा होता है, पूरा हाई एल्टीट्यूड शोर लाइन बन जाता है, वैसा टाइप का आप देख सकते हो। नॉर्वे यहाँ पे है बिल्कुल आर्कटिक ओशन के बिल्कुल करीब, यहाँ पे आपको नॉर्वे दिखाई देगा। और ये आपकी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये वही कंट्रीज हैं जो हमेशा आपको हर इंडेक्स में रैंकिंग में टॉप 3 में नज़र आती हैं। ये तो याद रहता ही है ना। इसके अलावा स्लोवेनिया की मैं अगर बात करूं तो इसका कैपिटल ऐसा है जो मुझसे ही प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, लुजुबिल्जाना शायद से, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट बेटर। इंडिया और स्लोवेनिया ने ना 5-year प्लान अनाउंस किया है आपस में साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। सेंट्रल यूरोप में स्लोवेनिया एक कंट्री है, और ये अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती है विद ऑस्ट्रिया, हंगरी, इसके अलावा ये जो क्रोशिया है, एंड देन हियर इट इज़ इटली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्लोवेनिया है, एंड इट हैज़ अ कोस्ट लाइन अलोंग द गल्फ ऑफ वेनिस, और यहाँ पे आपको ये एड्रियाटिक सी भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपके पास नाइजीरिया है जिसका कैपिटल अबूजा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को नाइजीरियन नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ निगार।
तो ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है विथ निगार, छाड़, कैमरून एंड बेनिन, और इसकी मेरी टाइम बाउंड्री है, यहाँ पे आप गल्फ ऑफ ग्विना देख सकते हैं उसके साथ में। नाइजीरिया में एक लेक है, लेक छाड़, जो कि फ्रेश वाटर लेक है, जो नाइजीरिया, छाड़ और निगार को क्या करती है, बॉर्डर करती है। एंड नाइजीरिया अपनी ऑयल और गैस प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। इन द अफ्रीकन रीजन इट इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, एंड ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ नहीं, एक्चुअली द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका। अब एक बार थोड़ा सा आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी साथ साथ रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिसोतो, जिसका कैपिटल मसेरू है। तो लिसेतो में फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन क्राइसिस आया था, और उसके लिए हमने 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस जो है वो सेंड की है एज एन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बोल सकते हैं आप। लिसोतो आपकी जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ अफ्रीका में ही, वो एंटायरली साउथ अफ्रीका के अंदर लाया करती है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे यहाँ पे येलो येलो में जो दिख रहा है, ये आपकी लिसोतो है, और इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, बाय द नेम ऑफ द माउंटेन किंगडम। ठीक है, फिर ट्रिटॉन आइलैंड की अगर हम बात करें तो रिसेंटली सैटेलाइट इमेज ऐसा दिखा रही हैं कि चाइना ने अपना एक मिलिट्री बिल्डअप बनाया हुआ है ट्रिटॉन आइलैंड में। अगर मैं ट्रिटॉन आइलैंड की बात करूं तो ये जो आपका साउथ चाइना सी वाला एरिया है, यहाँ पे उसी के पार्सल्स में ये आपका ट्रिटॉन आइलैंड लोकेटेड है। इसको हम शीशा आइलैंड इन चाइना के नाम से भी जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी आपको लोकेशन मिल रही होगी, और इसका कंट्रोल चाइना के ही पास है, बट देन इट इज़ ऑल्सो क्लेम्ड बाय वियतनाम एंड ताइवान। और साउथ वियतनाम से इसका जो क्लेम है या फिर जो कंट्रोल है वो चाइना ने 1974 में एक नेवल क्लैश के दौरान हासिल किया था। इनफैक्ट साउथ चाइना सी में ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूटेड आइलैंड है जिसको लेकर के चाइना और जो उसके अदर नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, आपका ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, इनके बीच में दिक्कतें चलती रहती हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। साउथ कोरिया की अगर हम बात करेंगे, अब के ड्रामा सीरीज़ के तो लोग फ़ैन हैं, पता नहीं आप में से कितने लोग देखते हैं, हम श्योर साउथ कोरिया सब जानते होंगे। तो साउथ कोरिया में जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने जो यॉन है उनको इम्पीचमेंट करने के लिए एक यूनानिमस जो है वोट जारी किया है, एक्यूजिंग हिम ऑफ रिबेलियन, और इसीलिए न्यूज़ में आया है। आप देख सकते हैं इधर पे सी ऑफ जापान आपको दिख रहा है, इधर येलो सी, दोनों के बीच में ये कोरिया लोकेटेड है, ऊपर नॉर्थ कोरिया, बीच में आपको एक दोनों के बीच में बाउंड्री है 38 पैरेलल लाइन से, आप इसको जानते हैं। एंड देन इधर पे आपको साउथ कोरिया मिलता है जिसका कैपिटल है सियोल। It is of course bounded by water bodies like Yellow Sea and then Sea of Japan and Korea Strait, और स्ट्रेंथ एंड मिलिट्री कॉपरेशन है इसकी यूएस के साथ में। यूएस ने थर्ड को यहाँ पे डिप्लॉय करके रखा हुआ है, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा 2024 की जो रियाम समिट थी, यानी कि रिस्पॉन्सिबल एआई इन द मिलिट्री डोमेन, वो भी सियोल साउथ कोरिया में ही टेक प्लेस हुई है, जहाँ पे एक लीगली नॉन बाइंडिंग ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन अनाउंस किया गया है टू गवर्न द यूज ऑफ एआई इन द मिलिट्री। यह डिफेंस सेक्शन में हमने कवर भी किया हुआ है। फिर थोड़ा सा रशिया की तरफ आगे बढ़ते हुए आए तो हमारे पास आता है क्रेच स्ट्रेट। तो आप देखेंगे ये रशिया है, यहाँ पर ये क्रीमिया है। अब ये लोकेशन तो आपको याद होंगी क्योंकि यूक्रेन रशिया के वॉर के टाइम पे क्रीमिया भी काफ़ी न्यूज़ में आया था। तो रशिया और क्रीमिया के बीच में यहाँ पर बिल्कुल एज पे आपको क्रेच स्टेट दिखाई देगा, यहाँ पे सी ऑफ अजोव है, और ये जो क्रेच स्ट्रेट है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है, इसी के थ्रू रशिया से जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट होकर के आती हैं वो पास होती हैं। तो आपका जो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट मतलब कि क्या, जब भी दो लैंड है, दो पीसेज ऑफ लैंड है, उनके बीच में कनेक्शन बैठाते हुए एक नैरो वाटरवे रहता है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से आप देखोगे ना तो स्ट्रेट को मैं चौराहा की तरह डिफाइन करती हूँ। चौराहा इसलिए डिफाइन करती हूँ क्योंकि इसके दो साइड में तो लैंड पीसेस होते हैं और दो साइड में आपको रिवर दिख रहा है, तो ये दो रिवर वाले एरिया को भी कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे सी ऑफ अजोव जो है वो ब्लैक सी से कनेक्ट होता हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऑल्सो रशिया और क्रीमिया भी आजू बाजू एज दी पीस ऑफ लैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्रेच स्ट्रेट की लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्रीमियन पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, कनेक्टिंग दी ब्लैक सी विद द सी ऑफ अजोव। और जैसे कि मैंने आपको बताया, रशिया से चाहे ग्रेन का एक्सपोर्ट हो, चाहे क्रूड ऑयल का हो, एलएनजी एक्सेट्रा, उससे पास होने के लिए ये एक की रूट की तरह सर्व करता है।
चबार पोर्ट, भाई ईरान का ये पोर्ट है एट दी गल्फ ऑफ ओमान। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अफगानिस्तान को एक्सेस देने की बात करी है अभी, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है। तो देखेंगे आप यहाँ पर देयर आर टू डिस्टिंक्ट पोर्ट इन द चाबार प्रोजेक्ट, एक शहीद बेहस्ती, दूसरा है शहीद कलंतरी। तो देखो ऐसा है, इंडिया से हम क्या चाह रहे हैं कि हमें अगर इंडिया से सेंट्रल एशिया में पहुंचना है, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना है, तो हम पाकिस्तान से हमको ना जाना पड़े। अभी सिनारियो क्या होता है, आपको पाकिस्तान से होके जाना पड़ता है, तो पाकिस्तान को हम बाईपास करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान में आपको यहाँ पे मतलब ईरान ही है बेसिकली ये, तो गल्फ ऑफ ओमान के पास ईरान में आपको यहाँ पे चबार पोर्ट मिलता है। गवादर इधर पाकिस्तान में, इस चबार पोर्ट से अगर हम अफगानिस्तान में एंटर करेंगे तो हम पाकिस्तान को बाईपास कर पाएंगे, ठीक है। तो इंडिया को एक अल्टरनेट रूट मिलता है जिससे कि वो चाबार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में ट्रेड को एक्सेस कर सकता है। इंडिया और ईरान ने दोनों ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो चाबार पोर्ट है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो पहले भी कई बार हम पढ़ चुके हैं। पनामा कैनल, जैसे कि मैं आपको बोल ही रही थी, इस बार पनामा कैनल भी इंपॉर्टेंट रहा है। यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जीतते ही बोला कि मेरे को पनामा वापस चाहिए, पनामा ट्रीटी बिल्कुल फुलिश थी। तो पनामा कैनल की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये सेंट्रल एरिया में एक पूरा स्टूमस ऑफ पनामा है, बिल्कुल एक पतली सी स्ट्रिप है, आप ऐसा कह सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है थ्रू पनामा। अब ये जो कैनल है ये शिप्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू गटून लेक। सिग्निफिकेंस की बात करें तो भाई जितने भी आपके वाटरवेज है ना, आर्टिफिशियल वाटरवेज, उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा तो स्विस कैनल इंपॉर्टेंट है ही, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट है यूएसए के, वहाँ की जर्नी जो है, शिप की जर्नी, वो काफ़ी ईजी हो जाती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स में भी ये जाना जाता है। तो यूएस प्रेसिडेंट का कहना है कि भाई जो पनामा ट्रीटी पहले हुई थी जिसके अंतर्गत हमने पनामा सिटी को दे दिया था, वो हमें अब वापस चाहिए, आई वॉन्ट इट बैक। फिर आपके पास आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसका प्रपोजल दिया है यूएस में, यूएस प्रेसिडेंट ने बोला इसका नाम चेंज करके हम गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे। भाई गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे है, देख लो, इट इज़ बाउंड्री इसकी शेयर होती है यूएस के साथ, मैक्सिको के साथ, और इसके अलावा नीचे में आपको क्यूबा दिख ही रहा होगा। एंड दिस गल्फ ऑफ मैक्सिको कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन थ्रू दी स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा एंड टू कैरेबियन सी वाया युकाटन चैनल। ड्रेनिंग रिवर्स, तो यहाँ पे जितनी आपकी मिसिसिपी रिवर है, रियो ग्रेनाड है, वो सब यहाँ पे आके ड्रेन करती हैं, और इसकी ओनरशिप ये तीनों कंट्री शेयर करती हैं। जितने लोग बाउंड्री बनाई है वो लोग शेयर करती हैं। और यहाँ पे ना बहुत सारा ऑयल और नेचुरल गैस का रिजर्व है, फिश एरिया भी है ये, तो फिशिंग के लिए भी काफ़ी एक प्रोमिनेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पे वार्म और कोल्ड वाटर की मिक्सिंग भी आपको देखने को मिलती है। और इसके अलावा इस एरिया में वार्म वाटर की वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूरिकेन्स और ट्विस्टर भी आते रहते हैं। अब देखते हैं अगर इसका नाम चेंज होता है तो फिर से आपको पढ़ना पड़ जाएगा। अब न्यूज़, ये प्लेसेस इन न्यूज़ के बाद हम आ गए हैं बायलैटरल रिलेशंस पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसे सवाल नहीं बनते कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच रिलेशन क्या है, बट हाउएवर अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो हम उस कंट्री के साथ कर रहे हैं या वो कंट्री हमारे साथ कर रही है, तो उसके चांसेस बने रहते हैं। इंडिया अफगानिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को टेक ओवर किया है, तब से हमारा उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस थोड़ा सा उथल पुथल हो गया था। और उसके बाद पहली बार अभी बायलैटरल मीटिंग हुई है बिटवीन इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी एंड अफगानिस्तान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर। तो ये हमारे लिए एक आगे क्या बोलना चाहिए, अच्छी एडवांसमेंट देखने को मिलती है। और इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप न्यू नहीं है, मेजर कंट्रीज के साथ हमने अपनी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप, टीटी आप जो चाहे बोल ले, वो आज़ाद होते ही इस्टेब्लिश कर ली थी। तो इसके साथ भी हमने 1950s में फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी। और अफगानिस्तान की लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेंट्रल एशिया के हार्ट पे ये लाई करता है। और अगर तो हमें सेंट्रल एशिया में बाकी कंट्रीज़ में जाना है तो अफगानिस्तान हमको वो रूट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। और अफगानिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसमें इंडिया ने पैसा लगा के रखा है, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बनाने में इंडिया सहायता कर रहा है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक सलमा डैम है हेरात प्रोविंस में। देन देयर इज़ एन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन रूट नियर दी अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर जिसको आप जरंग दलराम हाईवे के नाम से जानते हैं। एक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ भी है जो काबुल में लोकेटेड है। इनफैक्ट अफगान की जो पूरी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने पैसे लगाए हैं। देन आपका शतूत डैम है
इसके अलावा हबीबिया स्कूल भी है जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है काबुल में। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो ये लोकेशन भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए। आप देख सकते हो ये इंडिया ये पाकिस्तान थोड़ा सा 107 किलोमीटर के लगभग का बॉर्डर हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, ऐसा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और ये पूरा आपका सेंट्रल एशिया का रीजन है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वो कंट्री है जिनका नाम मुझे कभी याद नहीं होता है, बट नॉनदलेस। तो आपका जो अफगानिस्तान है जिसका कैपिटल ऑब्वियसली काबुल है, वो अपना बॉर्डर शेयर करता है विद ऑब्वियसली पाकिस्तान। देन इधर पे आपको ईरान दिख रहा होगा, यहाँ तुर्कमेनिस्तान है, इधर पे उज्बेकिस्तान है, देन यहाँ पे तजिकिस्तान एंड देन ऑफ कोर्स चाइना। और अगर लैंडफॉर्म की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली यहाँ का जो लैंडफॉर्म है वो माउंटेनियस है, क्योंकि हिंदू कुश माउंटेन की जो पूरी रेंज है वो यहाँ के एरिया को डोमिनेट करती है। तो आपको बहुत सारे हाई प्लेट्यूज दिखाई देंगे, बट हाई प्लेट्यूज ही नहीं, आपको डेजर्ट और फर्टाइल वैलीज भी दिखती हैं। की रिवर की बात करें तो आपके अमू दरिया करके जो रिवर है, इसके अलावा हिलमांद रिवर है, हरी रिवर है, वो यहाँ पे फ्लो करती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अफगानिस्तान आपकी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। नॉट ओनली दैट, देयर इज एन वखान कॉरिडोर जो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी है जो एक्सटेंड करता है विद द बॉर्डर ऑफ चाइना। तो अब क्योंकि ऊपर हमने ये फिलाडेल्फी ये सारे कॉरिडोर पढ़े हैं, तो आप ये वखान कॉरिडोर भी पढ़ सकते हैं। आपके वो जो मैच द कॉलम टाइप का एक क्वेश्चन देता है यूपीएससी, उसमें कॉरिडोर्स भी वो पूछ सकता है। अब बात आती है इंडिया और श्रीलंका के बीच की। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया आए थे अपने फर्स्ट फॉरेन टूर पे। तो इसमें काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स हुए। दोनों ने इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात की है। इसके अलावा इंडिया की असिस्टेंस के थ्रू जॉइंट रिहेबिलिटेशन किया जाएगा कहाँ पे, तो ये कंक केसनथुरई पोर्ट है। तो श्रीलंका के आपके पोर्ट्स आपको इस बार याद रखने हैं। डिजिटल आइडेंटिटी से रिलेटेड भी इन लोगों ने बोला है कि इंडिया द्वारा फंडेड श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन और ज़्यादा एक्सपीडिट किया जाएगा। दोनों में ही डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है जो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। अदर इनिशिएटिव्स में हमने बोला है कि हम जो श्रीलंका में ये जो त्रिनकोमलाई है उसको एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पे डेवलप करेंगे। इसके अलावा आपका जो माहो अनुराधपुरा है वहाँ पे रेलवे सिग्नलिंग बनाई जाएगी। इंडिया और श्रीलंका के रिश्तों की अगर हम बात करें तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एनर्जी कोऑपरेशन है। डेट रीस्ट्रक्चरिंग में भी इंडिया ने अच्छा खासा रोल प्ले किया है, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका डूब गया था, पिछली बार डूब गया था, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंडिया जो है वो श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, टॉप एफडीआई कंट्रीब्यूटर भी है। और आईएमएफ बेल आउट की बात करें तो इंडिया अमॉन्ग दी फर्स्ट कंट्रीज था जिसने आईएमएफ को फाइनेंसिंग अश्योरेंस दिया है ताकि जो आईएमएफ है वो श्रीलंका को बेल आउट पैकेज दे पाए। इसके अलावा इंडिया इज़ ऑल्सो द को चेयर ऑफ ऑफिशियल क्रेडिटर्स कमेटी जो 2023 में फॉर्म की गई थी बाय 17 कंट्रीज, को चेयर्ड बाय इंडिया, जापान, फ्रांस टू डिस्कस दी श्रीलंकन डेट ट्रीटमेंट ऑब्वियसली। और इसके अलावा कल्चरल सपोर्ट भी है। जो आप वहाँ पे एक टेम्पल है जिसको थिरुकेथेश्वरम टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसके रेस्टोरेशन की बात भी कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स भी हैं। हम्बनटोटा पोर्ट को भी डेवलप करने की बात की जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको श्रीलंका के पोर्ट्स की जानकारी थोड़ी ज़्यादा अभी रखनी पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए। श्रीलंका का कैपिटल क्या है, तो जयवर्धनपुरा कुट्टे। मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है ये बे ऑफ बंगाल के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन ओशन ऑब्वियसली, पाक स्ट्रेट विद इंडिया एंड गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेटिंग श्रीलंका एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पीक्स की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट एडम्स पीक है यहाँ पे। इसके अलावा पिदरुतुलगाला पीक है जो कि यहाँ की हाईएस्ट पीक है। और इस तरह से इस ऑर्डर में ही आपको पोर्ट याद रखने हैं। यहाँ पे द पोर्ट ऑफ पॉइंट पेड्रो है, द पोर्ट ऑफ कन का सेंथुराई जिसके डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, पोर्ट ऑफ त्रिकोणमलाई जिसको हम इंडस्ट्रियल हब में डेवलप करेंगे। देन यू हैव द पोर्ट ऑफ ओलविल, देन यू हैव द पोर्ट ऑफ कोलंबो, पोर्ट ऑफ गलेलिया, द पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा। याद रखेंगे वही हम्बनटोटा पोर्ट है जिसमें चाइना श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया इंडोनेशिया, इनका भाई क्या रिश्ता है, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इस बार के हमारे 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे। और इंडिया और इंडोनेशिया का रिलेशन भी काफ़ी पुराना है। तो जब भी इनके ये प्रेसिडेंट आए थे तो जाहिर सी बात है कि हमारे बीच रिश्तों को और ज़्यादा एनहांस करने की बात की गई है। दोनों ही कंट्रीज़ ऑलरेडी काफ़ी सारे रीजनल फोरम्स में एक साथ रिप्रेजेंट करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी है जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। फिर इंडोनेशिया जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन आसियान। इसके अलावा आपका इंडिया का सागर इनिशिएटिव जो है वो सबांग पोर्ट के डेवलपमेंट के साथ में अलाइन भी करता है। दे ऑल्सो आर कोलैबोरेटिंग अंडर द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑफकोर्स इंडिया ने ही लॉन्च करा था।
इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई डोंट रिमेंबर विच ईयर, बट यूपीएससी में एक साल क्वेश्चन आया था कि अंडमान निकोबार आइलैंड के सबसे करीब कौन सा है, जावा, सुमात्रा, ये सब उसके ऑप्शंस में थे। ये क्वेश्चन मुझे ठीक से तो याद नहीं आ रहा है, बट देन क्योंकि इंडोनेशिया ऑब्वियसली सुमात्रा, जावा ये यहीं पर होता है, इधर ही आपका निकोबार अंडमान खत्म होता है और यहाँ से ये पूरा शुरू हो रहा होता है। तो इंडोनेशिया की लोकेशन भी आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैपिटल जकार्ता है। लैंड बॉर्डर ये शेयर करता है पापुआ न्यू गिनीना के साथ, ईस्ट तिमोर एंड मलेशिया के साथ में। मैरीटाइम बॉर्डर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सिलेब सी, अरफुरा सी, तिमोर सी, पैसिफिक ओशन, जावा सी, बाली सी। भाई जितने सी देख रहे हो सबको रिवाइज करना है। लैंडफॉर्म की बात करें तो आपका जो इंडोनेशिया वो एक आर्चिपेलेगो है जो 17,000 से भी ज्यादा आइलैंड से बना हुआ है और ये एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है, तो पता ही होगा ना। तो यहाँ पे आपके क्राइसिस भी थोड़े ना थोड़े आते रहते हैं। देन इंडिया और क्यूवैत के रिश्तों की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे फिलहाल क्यूवैत में, और ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले 43 ईयर्स में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्यूवैत में विजिट किया है, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोचिए ना, ये तो वो बात हो गई जैसे आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, कभी आते ही नहीं, 50 साल में पहली बार आए, तो भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या बोलना चाहिए, सेलिब्रेशन तो बनता है, उस टाइप की चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पीएम को भी अवार्ड मिला, हाईएस्ट ऑनर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। इसके अलावा दोनों ने अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब रिश्तों को एलिवेट कर दिया है और क्यूवैत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करा है। इसके अलावा एशियन कोऑपरेशन डायलॉग को भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। कुछ अदर डेवलपमेंट्स में देखें तो देयर विल बी अ रिन्यूड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। इंडिया ने प्रेज किया है क्यूवैत को फॉर होस्टिंग दी 4th दुशानबे प्रोसेस फॉर काउंटर टेररिज्म। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो हम बहुत सारा जो एनर्जी नीड है वो क्यूवैत से ही, वहाँ के पेट्रोलियम रिजर्व से ही मीट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो क्यूवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसने इंडिया में तकरीबन 1 बिलियन सोवरेन वेल्थ फंड का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं मैनेज किया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं क्यूवैत की लोकेशन, ये पर्शियन गल्फ दिख रहा है, यहाँ पे ओमान है, इधर यूएई, सऊदी अरेबिया, और ये यहाँ पे आपको क्यूवैत दिख जाएगा ईरान इराक के पास में। क्यूवैत सिटी ही इसका कैपिटल है। ये अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है इराक के साथ में और सऊदी अरेबिया के साथ में। मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है पर्शियन गल्फ के साथ में। मोस्टली इसका लैंड फॉर्म फ्लैट है, एरिड डेजर्ट टेरेन है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है जैसे कि फेल का आइलैंड, बुबियान आइलैंड जो यहाँ का लार्जेस्ट, साथ में वारबा आइलैंड। ठीक है, अब चूंकि बात हमने क्यूवैत की है, यानी कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनको आप गल्फ कंट्री के नाम से जानते हैं, और अगर गल्फ कंट्री की बात हो रही है तो क्यों ना गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल पे भी एक नज़र डाल ली जाए। ये जो कोऑपरेशन काउंसिल है ये 1981 में स्टैब्लिश हुई थी। कंप्राइजेज ऑफ 6 मेंबर स्टेट्स, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी, यूएई। इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के रिलेशन की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड पूरा मिक्स है, कितना किसके साथ हमारा ट्रेडिंग होता है, तो उसमें ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो आपका जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक्स है फॉर इंडिया। बट ऑब्वियस है क्योंकि बहुत सारा ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, ये सारा हम इंपोर्ट करके यहीं से तो लेकर के आते हैं, तो ऑब्वियसली रिलेशन तो रहेंगे ही रहेंगे। इनफैक्ट 50% क्रूड ऑयल आप ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज हैं उन्हीं से लेकर आते हो, 70% नेचुरल गैस भी। इसके अलावा बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो गल्फ कंट्रीज़ में जाकर के रहते हैं, तो इंडियन डायस्पोरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि डायस्पोरा वहाँ पे है तो रेमिटेंसेस हमको मिलती हैं। बट ऑब्वियस है लेबर माइग्रेशन और सोशल इश्यूज भी हमारे बीच में है, क्योंकि कफाला सिस्टम आपको पता होगा बीच में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको काम करने वहाँ ले जा लिया जाता है, लेकिन जब उनको वहाँ पर ले जाते हैं बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन में रखा जाता है और उनसे उनके जो पासपोर्ट वगैरह वो कॉन्ट्रैक्टर पूरा ले लेता है। तो ये सारे थोड़े से पॉइंट ऑफ क्या बोलना चाहिए स्ट्रेन भी हैं कंट्रीज़ के बीच में। एंड देन एशियन प्रीमियम करके जो डिस्क्रिमिनेटरी इनका एक दिक्कत है क्रूड ऑयल प्राइसिंग में, ये भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंडिया यूरोपियन यूनियन के रिश्ते की अगर हम बात करें, रिसेंटली हुआ ये था कि यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर, इंडियन कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर के बीच में मीटिंग हुई थी। अब ट्रेडिंग के तौर पे भी देखेंगे तो ईयू जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया जो है और ईयू का 9th लार्जेस्ट पार्टनर है विद अ ट्रेड सरप्लस विच इज़ अ गुड थिंग। तो दोनों के बीच में स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट हुई है। कनेक्टिविटी पार्टनरशिप 2021 से चल ही रही है। इसके अलावा इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल भी है। मार्केट एक्सेस के लिए इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन की गई है, और आपके
यूरोप में कुछ की डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो ईयू का बहुत ही लैंडमार्क एक्ट आया है, डिजिटल सर्विसेज एक्ट, जो कि जिसका एम है जितनी भी ऑनलाइन एनवायरनमेंट है उसको सेफ बनाना और यूरोपियन यूनियन में जितने भी ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं उनको टैकल करना। यूरोपियन यूनियन ने नेवल मिशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन एस्पिडीज। ये क्यों है? तो रेड सी में शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यमन में हाउदी रिबेलियंस जब हो रहे थे तो शिप्स पे अटैक हो रहा था, रेड सी में उन्हीं शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑपरेशन एस्पिडीज लॉन्च किया था यूरोपियन यूनियन ने। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव NB8 विजिट टू इंडिया। तो आपकी 8 नॉर्डिक बेल्टिक कंट्रीज जो हैं टुगेदर उन्होंने रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट किया जो न्यू दिल्ली में हुआ था। NB8 की बात करो ना तो ये एक तरह का रीजनल कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है जो 1992 में फॉर्म हुआ था। एक तरह से इनफॉर्मल डिस्कशन फोरम है जहाँ पे जो की रीजनल और इंटरनेशनल इशूज़ हैं वो ये कंट्रीज डिस्कस करती हैं। अब यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, मतलब 8 कंट्रीज होंगी। कुछ नॉर्डिक कंट्रीज हैं, कुछ बाल्टिक कंट्रीज हैं। नॉर्डिक में आप जानते हैं फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क आती है। बाल्टिक कंट्रीज आपकी ऑब्वियसली एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया आती हैं। इनको थोड़ा सा आप एक बार मैप में देखेंगे तो अच्छा रहेगा। यूरोपियन यूनियन की अगर मैं बात करूं, इसका कैपिटल ब्रुसेल्स है, डिफेक्टो कैपिटल की बात हम कर रहे हैं। मेंबर स्टेट्स में तो आपका ये जो यूरोपियन यूनियन है एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर स्टेट्स का। बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स शेयरिंग होती है इनकी रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यूके एंड बाल्कन कंट्रीज के साथ में। देन आपका मेरीटाइम बॉर्डर होता है विद अटलांटिक, मेडिटेरेनियन, बाल्टिक एंड नॉर्थ सी। माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अल्प्स मिलेगा, पेरिन्स मिलेगा, कार्पेथियंस मिलेगा एंड आपका जो माउंट ब्लैंक है हाईएस्ट पीक इन दी अल्प्स है। जितने भी मैं नाम यहाँ पे ले रही हूँ आपका काम है आप एटलस में जाकर के फिजिकल मैप ओपन करेंगे। पॉलिटिकल तो ठीक है कर लोगे, फिजिकल मैप ओपन करके ये जो भी लोकेशंस दी हैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट करके रिवाइज करेंगे। और अगर खुद से मैप बना के खुद प्रैक्टिस करते हो गुड ना, उसको वैसे रिवाइज कर लेना। कुछ रिवर्स एंड सिटीज जो आपके यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में आपको देखने को मिलती है। दानुबे रिवर है जो अल्म, रिंगेंसबर्ग, वियना, ब्रतिस्लाविया उधर से पूरा फ्लो होकर जाकर के ब्लैक सी में एंड होती है। राइन रिवर है आपकी जो बिजेल के थ्रू पे होते हुए, बिजेल स्विट्जरलैंड, याद है ना बिजेल नॉर्म्स पढ़ते हो जो आप इकोनॉमी में, वही बिजेल है स्विट्जरलैंड वाला। वहाँ से फ्लो होते होते स्ट्रासबर्ग, मेन्स, रोटरडैम में जाते जाते नॉर्थ सी पे जाकर एंड होती है। सेन रिवर है जो पेरिस से फ्लो होती है और इंग्लिश चैनल में एंड होती है। ये आप देख सकते हैं कलरफुल सा ये पूरा ईयू का आपको दिखाई देगा। यूरोपियन यूनियन में जितने भी कलर्ड आपको कंट्रीज दिख रहे हैं वो सब इसकी क्या हैं, मेंबर हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान से आप एक नज़र डाल सकते हैं। इंडिया और जर्मनी के रिलेशन की बात करें तो अभी जर्मनी के जो चांसलर थे वो इंडिया विजिट करने के लिए आए ऑन दी मार्किंग द 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड 50th एनिवर्सरी ऑफ साइंटिफिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। जब ये मुलाकात हुई इनकी तो उस दौरान 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन भी टेक प्लेस हुआ। इस कंसल्टेशन के दौरान इंडिया जर्मनी इनोवेशन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप रोड मैप लॉन्च किया गया है फॉर रीन्यूएबल एनर्जी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, AI एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। अगर हम इंडिया और जर्मनी के रिश्तों पर एक नज़र डालें तो जर्मनी हमारा यानी इंडिया का लार्जेस्ट यूरोपियन ट्रेड पार्टनर है और इसके अलावा हमारा जो ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप है फॉर दी सोलर एंड एग्रो इकोलॉजी प्रोजेक्ट, उसके लिए जर्मनी ने कमिट किया है कि वो हमें 10 बिलियन जो यूरो है वो देगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है जो 49 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है इंक्लूडिंग विमेन इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। देन आपके पास आ जाता है जर्मनी की पूरी लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो जर्मनी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और ये बॉर्डरिंग कंट्रीज इसके लग्जमबर्ग, फ्रांस, ये सारी है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय डेनमार्क इन द नॉर्थ, देन पोलैंड इन द ईस्ट, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स। मैरीटाइम बाउंड्री भी ये शेयर करता है विथ नॉर्थ सी और यहाँ पे इधर पे आपको बाल्टिक सी दिखाई देगा। कुछ रिवर्स की बात करें तो राइन रिवर जो ऊपर हमने पढ़ी भी थी, दानवे रिवर भी पढ़ी थी, इसके अलावा एल्ब है, ओडर है। जर्मनी जो है यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड इट इज़ द 4th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, सो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया इटली, मिलान जी के होते हुए इटली कैसे छूट सकता है। इंडिया और इटली के रिलेशन पिछले कुछ टाइम से तो और भी ज़्यादा मधुर हो चुके हैं
इन दोनों ने मिलकर अनाउंस किया है जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान ड्यूरिंग दी बायलैटरल मीटिंग ऑन दी साइडलाइंस ऑफ G20 समिट, वही G20 जो रियो डी जेनेरियो में हुई है। इस दौरान जब ये मुलाकात हुई तो उसमें कुछ की हाइलाइट्स में इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बात की गई है, कनेक्टिविटी में बात की गई है, कोलैबोरेशन अंडर दी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो भी कॉरिडोर्स हम पढ़ रहे हैं ना, चाहे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो, ये कॉरिडोर हो, ये सारा अपन ने PD 365 के इंटरनेशनल रिलेशन में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। जस्ट बिकॉज ये अपडेटेड पार्ट है, सो दे आर नॉट रिपीटिंग एंड नीदर एम आई। साइंस टेक्नोलॉजी में एक्सपैंडेड कोऑपरेशन ऑन AI है। इसके अलावा लॉन्च ऑफ इंडिया इंडो इटालियन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, एनर्जी ट्रांजिशन में टेक समिट्स इन्होंने ऑर्गेनाइज करने की बात की है। और जितने भी अलायंसेज हैं जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसको स्ट्रेंथन करने की बात की है। इटली और इंडिया के रिश्तों की बात करें तो हिस्टोरिकली देखोगे ना तो 13th सेंचुरी में जो मार्को पोलो आए थे, याद है हम पढ़ते हैं इटालियन मार्को पोलो 13th सेंचुरी में, मोहम्मद बिन तुगलक उस समय पे उस दौरान चल रहा था ये सारा कुछ। तो उस समय से ही इटली के साथ हमारे रिश्ते थे, क्योंकि एंशियंट जो स्पाइस रूट आपका था उसमें इटली एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी के तौर पे काम करता है। 2023 में हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बने। इसके अलावा चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव इटली ने छोड़ दिया 2023 में। फिर इटली जो है वो यूरोपियन यूनियन में 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया का डिफेंस कोऑपरेशन भी दोनों के बीच में है। इंडिया द्वारा जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं टुवर्ड्स द सस्टेनेबल क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसको इटली ऑब्वियसली सपोर्ट करता है। एंड देन पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट भी है, जो इंडियन स्टूडेंट्स के टेम्पररी रेसिडेंस को फैसिलिटेट करता है इन इटली। इटली की अगर हम बात करें, अनडाउटेबली कैपिटल है इसका रोम, फैशन सिटी है इसकी मिलान, आप जानते ही होंगे। इटली अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवेनिया। इसके अलावा मैरीटाइम बाउंड्री में आपको यहाँ पे दिख जाएगा एड्रियाटिक सी, इधर दिखेगा आयोनियन सी, यहाँ पे दिखेगा आपका टेरेनियन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको इटली ही एक ऐसा दिखता है जो ये पूरे सी से क्या है घिरा हुआ है। और इस कंट्री में बहुत सारे आइलैंड्स हैं इंक्लूडिंग सिसिली एंड सार्डिनिया। रिवर की बात करें तो यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर पो रिवर है। इसके अलावा ओर्नो, तिबर, अदीगे ये सारी भी हैं। माउंट ब्लैंक विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द अल्प्स जो है वो इसके और फ्रांस के ही बॉर्डर पे लोकेटेड है। इसके अलावा सिसिली जो एक आइलैंड है वहाँ का एक्टिव वोल्केनो है माउंट एटना, जिसको आप पढ़ते भी हो एग्जाम्पल्स में। और इसके अलावा कुछ अदर की फैक्ट की हम बात करें तो इटली की जो वैटिकन सिटी है वहाँ वो जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट है इन द वर्ल्ड, लोकेटेड विद इन रोम। तो देखेंगे रोम के भी अंदर में ये सिटी लोकेटेड है विच इज़ द वैटिकन सिटी। कंट्रीज देख लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हो सकता है आ जाए। डिजी फ्रेमवर्क US, जापान, साउथ कोरिया का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव है फॉर इंडिया। तो इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कराने के लिए ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये अपना कोऑपरेशन और ज़्यादा एडवांस कर रही हैं। डिजी फ्रेमवर्क की बात करें तो इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको और ज़्यादा कोलैबोरेट करना और इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, डेवलप करना, ये ऑब्जेक्टिव है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा तो इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जितने भी हमारे 5G रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ओपन ब्रांड रिलेटेड या सबमरीन केबल रिलेटेड, मतलब ओवरऑल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने के जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें ये कंट्रीज हमको सपोर्ट करेंगी। इंडिया का ग्लोबल DPI इनिशिएटिव है, जैसे इंडिया US पार्टनरशिप है जिसका फोकस है ऑन रिस्पॉन्सिबल डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज इन एशिया अफ्रीका। G20 फ्रेमवर्क है, वर्चुअल रिपोजिटरी है। इसके अलावा अब नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है द रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रिटी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इंडिया ने इस ट्रिटी के फाइनल एक्ट को साइन किया है। ये जो ट्रिटी है ना एक्चुअली ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 20 साल की कड़ी नेगोशिएशन के बाद फाइनली ये जो ट्रिटी है इसका साइनिंग चालू हुआ है। तो आपका जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है इसके मेंबर्स पिछले 20 साल से नेगोशिएशन कर रहे थे कि हमें कोई तो भी ऐसी लॉ ट्रिटी लानी चाहिए और फाइनली फिर ये डिज़ाइन लॉ ट्रिटी जो है साइन हुई है। तो आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है तो
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के काफ़ी सारे कैटेगरी होते हैं, ट्रेडमार्क होगा आपका अलग रहेगा, उसमें एक डिज़ाइन भी एक कैटेगरी आती है जिसमें हम प्रोडक्ट के ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट को देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है। जैसे ज्वेलरी को आप किस चीज़ से जानोगे, गोल्ड है वो तो ठीक है, बट उसमें डिज़ाइन होती है ना, ऐसा तो नहीं कि सारे गोल्ड के बैंगल्स एक ही दिख जा रहे होते हैं। तो आपको पता होगा, तो कई जो गोल्ड के शॉप वाले हैं वो आपको अपनी डिज़ाइन की फ़ोटो नहीं लेने देते। क्यों? क्योंकि वो उनका ना खुद का डिज़ाइन होता है, तो उनके पास उनका पेटेंट रहता है, तो उनके डिज़ाइन कोई और कॉपी ना कर ले, इसलिए वहाँ पे फ़ोटो खींचना कई दफ़े मना रहता है। बिकॉज आपका क्या है, आप वहाँ की फ़ोटो खींच के किसी और अपने जो ज्वेलर है उसके पास जाके वो डिज़ाइन बनवाने की कोशिश कर सकते हो। तो डिज़ाइनिंग भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो ये रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी याद रखेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ही जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने इस लैंडमार्क ट्रीटी को अडॉप्ट करा है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस एजेंसी के स्पेशलाइज्ड एक एजेंसी है, 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि ग्लोबली हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रमोट कर सके। 193 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ऑफकोर्स इंक्लूडिंग इंडिया। देन उसके बाद आपका आता है चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ब्राज़ील ने डिसाइड किया है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्या कहते हैं नहीं ज्वाइन करेगा। तो ऐसे में ये सेकंड ब्रिक्स मेंबर हो गया, ऑफ कोर्स आफ्टर इंडिया, नॉट टू एंडोर्स दिस इनिशिएटिव। इससे पहले भी कंट्रीज लाइक इटली, फिलीपींस, इन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि हमको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बनना है। तो आपका जो चाइना है उसने 2013 में वर्ल्ड बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तौर पे इसको लॉन्च किया था। इसका एम है एशिया को अफ्रीका, यूरोप से कनेक्ट करना थ्रू लैंड एंड मेरीटाइम नेटवर्क। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें एक पुराना सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है जो चाइना को यूरोप और मिडिल ईस्ट से लिंक करता है। देन देयर इज अ मेरीटाइम सिल्क रूट, ये एक सी रूट है जो चाइना को साउथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ में कनेक्ट करता है। इसी से रिलेटेड आपका एक BRI कोऑपरेशन फ्रेमवर्क भी है जो रिसेंटली चाइना और नेपाल ने साइन करा है। और ये फ्रेमवर्क इसलिए बनाया गया है ताकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स नेपाल में है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सके। दोनों ही कंट्रीज ने कमिट किया है कि ये लोग ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क को डेवलप करेंगे। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका भी एक पार्ट है। देन देयर इज अ क्रॉस रोड ऑफ पीस इनिशिएटिव। इंडिया, ईरान, अर्मेनिया, ये तीनों लोग मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। इसी मुलाकात के दौरान एक क्या बोलते हैं कनेक्टिविटी के तौर पे क्रॉस रोड ऑफ पीस का डिस्कशन आपको देखने को मिला है। तो क्रॉस रोड ऑफ पीस ना एक्चुअली में एक एम्बिशियस रीजनल ट्रांसपोर्ट प्रपोजल है जिसका एम है अर्मेनिया को अपनी बाकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में कनेक्ट करना। कौन कौन सी कंट्री? तो वी हैव टर्की, अजरबैजान, ईरान एंड जॉर्जिया। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, रोड, रेलवे, पाइपलाइन, सब, जिसके थ्रू जो गुड्स का फ्लो है, एनर्जी का फ्लो है, लोगों का फ्लो है क्रॉस नेशन, वो और बेहतर हो सके। और इसमें एम है कैस्पियन सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करना एंड ऑल्सो पर्शियन गल्फ को ब्लैक सी से कनेक्ट करना। तो एक बार आप अर्मेनिया की लोकेशन देखेंगे क्योंकि बट ऑब्वियस है अर्मेनिया, अजरबैजान ऑलरेडी न्यूज में थे, कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स में से एक रहे हैं ये इस साल। फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन, तो फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इंडियन ग्रीड पहली बार फर्स्ट जो ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन है उसका इनॉग्रेशन हुआ। तो ये जो ट्राईपार्टीट पावर सेल्स का एग्रीमेंट है, इट वाज बीइंग डन बिटवीन NTPC, विद्युत व्यापार निगम, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम पावर को नेपाल से बांग्लादेश भेज रहे हैं वाया इंडियाज ग्रिड, और ऑब्वियसली फ्री में नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हम भी पैसे लेंगे उनसे कि हम तुमको अपना एक ग्रिड सुविधा ऐसी थोड़ा ना दे रहे हैं। देन आपके पास आता है कैस्केज डिक्लेरेशन। दरअसल यूनाइटेड नेशंस का जो अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन है उसका 10th ग्लोबल फोरम हुआ, वहाँ पे पोर्टुगल में ये कैस्केज जो डिक्लेरेशन है ये अडॉप्ट किया गया। अगर मैं इस यूनाइटेड नेशंस के अलायंस की बात करूँ तो 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था एज अ सॉफ्ट पावर पॉलिटिकल टूल ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल फॉर कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये जो कैस्केज डिक्लेरेशन है ये क्यों लाया गया है? ताकि लोगों में टॉलरेंस और पीसफुल एग्जिस्टेंस की भावनाओं को हम थोड़ा और बढ़ा सके ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो। और कहीं ना कहीं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोटेंशियल को रिकग्नाइज किया है फॉर प्रमोटिंग इंटरकल्चर एंड इंटर रिलीजियस डायलॉग, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन को कम्बैट करना, हेट स्पीच से डील करना, ये सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ की बात की गई है। इट हैज़ ऑल्सो एक्नॉलेज्ड दी सेंट्रल रोल ऑफ इंक्लूसिविटी, क्वालिटी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। देन यू हैव फेवा डायलॉग, ये अपन ने पढ़ा था, नेपाल और चाइना ने ये फेवा डायलॉग सीरीज जो है
रिसेंटली लॉन्च की है। तो दरअसल आपके नेपाल का जो पोखरा वैली है वहाँ पे एक फीवा लेक सिचुएटेड है और उसी के नाम पे ये फीवा डायलॉग पड़ा है। ये नेपाल का फर्स्ट ऑफिशियल थिंक टैंक फोरम है विच इज़ डेडिकेटेड टू साउथ एशिया रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। देन यू हैव कैरिकॉम। सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट अभी गुएना में हुई, ऊपर हमने गुएना पढ़ा ही था। कैरिकॉम एक्चुअली में कैरिबियन कंट्रीज का एक आप बोल सकते हो इकोनॉमिक रीजनल इंटीग्रेशन है। तो कैरिकॉम एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है कैरिबियन रीजन के कंट्रीज में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। 1973 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था विद सेक्रेटेरिएट बीइंग लोकेटेड इन जॉर्ज टाउन गुएना और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इसको ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है सिंस 1991। कैरिकॉम में आपको 20 कंट्रीज देखने को मिलती हैं जिसमें जो 15 है वो मेंबर स्टेट्स हैं, बाकी के जो 5 हैं वो एसोसिएटेड स्टेट है। और पहली बार इंडिया और कैरिकॉम के बीच में जो समिट हुई थी वो 2019 में हुई थी और इस बार जो हुई है वो सेकेंड है। अब सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज भी इन्होंने इसी में कवर करा दिए हैं। इंटरपोल ऑब्वियस न्यूज़ में आएगा, मैंने वीकली करंट अफेयर में भी कवर किया, जनवरी के मंथली में भी अपन ने किया था कि इंटरपोल ने एक नया टाइप का नोटिस लॉन्च किया है विच इज़ कॉल्ड एज सिल्वर नोटिस। अब इंटरपोल क्या होता है, तो भाई जैसे आपके यहाँ पे हर एक कंट्री में पुलिस होती है, हर एक स्टेट में होती है, तो इंटरनेशनल लेवल पे पुलिस अगर कोई है तो समझ लो इंटरपोल है। एक्चुअली में बात क्या है, ये क्राइम्स जो है वो कंट्रीज के विद इन द बाउंड्री सिचुएटेड हो, जरूरी नहीं है। आजकल ट्रांसनेशनल क्राइम हो गए, तो लेट्स से इफ द क्राइम इज ट्रांसनेशनल नेचर, एक से ज्यादा कंट्री हार्म हो रही है, तो दोनों ही कंट्रीज, तीनों ही कंट्रीज जो भी हैं, उनकी जो पुलिसिंग फोर्स है उनको आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ तो एक चाहिए ना, कुछ तो कनेक्टिविटी चाहिए, तो वही है इंटरपोल। तो इंटरपोल ने अभी 52 कंट्रीज में पायलट बेसिस पे सिल्वर नोटिस को इंट्रोड्यूस किया है इंक्लूडिंग इंडिया एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट। ये जो सिल्वर नोटिस है इट इज टू कम्बैट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बाय टारगेटिंग क्रिमिनल एसेट्स। तो देख लो भाई, सिल्वर नोटिस जो है इसके थ्रू क्या होगा, तो जैसे मान लो कोई इंडिया में घपला करके भाग गया है ना, बहुत लोग ऐसे हुए लोन लेके भाग खड़े हुए, तो अब भाग गए वो तो ठीक है, तो उनके बहुत सारे एसेट होंगे, कुछ घर उनके इंडिया में लोकेटेड होते हैं, कुछ बाहर भाई उन्होंने फार्म वार्म लेके रखा होता है। तो ऐसे जितने भी बिजनेसमैन या जो भी इस तरह के लोग हैं जो ऐसा गड़बड़ करके भाग खड़े हुए हैं, उनके एसेट्स को लोकेट करने के लिए सिल्वर नोटिस जारी होगा, जिसके थ्रू जितनी भी दुनिया भर में उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस में एसेट्स खरीद के रखे हैं, चाहे तो व्हीकल है, फाइनेंशियल अकाउंट है, बिजनेस है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया जाएगा। इसका स्कोप क्या है, टारगेटेड एसेट्स लिंक टू द क्राइम सच एज फ्रॉड, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड एनवायरमेंटल क्राइम। अब इंटरपोल की अगर मैं बात करूं तो इसका पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर लर्न फ्रांस में है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंटरपोल से एक चीज़ याद रखनी है तो समझ लो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई पुलिस है तो वो इंटरपोल है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1923 में और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल कोऑपरेशन फैसिलिटेट करती है अमॉन्ग डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सो दैट इंटरनेशनल क्राइम्स को हम कम्बैट कर सकें। इंटरपोल्स ऑब्वियसली डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में कम्युनिकेशन कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करती है और इंटरपोल 8 टाइप के नोटिसेस जारी करती है, plus Interpol a United Nations special notice as well. Red notice is not an international arrest warrant but a request provisional arrest for potential extradition। तो यहाँ पे आपको थोड़े से इसके नोटिस को याद रखना है और ये भी याद रखना है कि इंडिया ने 1949 में इंटरपोल को ज्वाइन किया और इंडिया की तरफ से CBI जो है वो एक डेजिग्नेटेड नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया है फॉर द इंटरपोल। और इंटरपोल ने ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, ऑपरेशन ब्लैकफिन, ऑपरेशन पेंज, ऑपरेशन लियोन फिश, ऑपरेशन प्रे, इन सभी में काफ़ी हमें हेल्प किया है। रेड नोटिस वांटेड पर्सन का है कि भाई ये आदमी की हमें रिक्वायरमेंट है, ढूंढ रहे हैं, हमें से आपके यहाँ मिल रहा है तो बता दो। ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए होती है। येलो नोटिस मिसिंग पर्सन्स के बारे में है। ऑरेंज नोटिस अगर कोई एमिनेंट डेंजर या थ्रेट है तो उसके बारे में इत्तला कर रही होती है। ब्लू नोटिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है। पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी की बात करती है कि भाई किस तरह से कोई क्राइम हुआ है। ब्लैक नोटिस है अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज के लिए। इसके अलावा इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्पेशल नोटिस होता है
ये उन लोगों से रिलेटेड होता है, ऐसे ग्रुप्स या इंडिविजुअल सब्जेक्ट जिन पे यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस लगा करके रखा हुआ है। तो ये कलर ऑफ नोटिस एंड उनके जो मीनिंग्स हैं ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि रिसेंटली सीबीआई के द्वारा डेवलप किया हुआ भरत पोल पोर्टल हमने लॉन्च किया है, जिसमें सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं इसके थ्रू इंटरपोल से कनेक्ट कर पाएंगी। तो इसमें जितनी भी हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं दे आर बीइंग लिंक्ड टू इंटरपोल्स एनसीबी न्यू दिल्ली, ताकि उनको हेजल फ्री इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल सके। इसके अलावा वो अगर इन्वेस्टिगेशन चाहती हैं, असिस्टेंस चाहती हैं फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज, दे कैन सीक दैट। ब्रॉडकास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे इमीडिएट एक्सेस टू असिस्टेंस रिक्वेस्ट फ्रॉम 195 कंट्रीज, बिकॉज हर चीज़ ऑनलाइन है ना, तो तुरंत आप रिक्वेस्ट भेजोगे। पहले तो चिट्ठी खेलते थे हम, पहले चिट्ठी भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमको आपकी हेल्प की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, पता नहीं कब उनको चिट्ठी मिलेगी, वो रिप्लाई करेंगे। अब वो चिट्ठी विट्ठी नहीं होगी, आप उनको सीधे यहाँ से इन भरत पोल के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे कि हम ये बंदे को खोज रहे हैं, इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, आपसे फलाना सपोर्ट हमको चाहिए। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्ट्स द कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। याद रखेंगे ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है अगेंस्ट साइबर क्राइम, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 193 जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। इसके की प्रोविजन में ऑब्वियसली एक होता है, जब भी कोई कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है तो ये मान के चलना कि हर एक मेंबर कंट्रीज पे ये ऑब्लिगेशन होता है कि फिर वो अपने डोमेस्टिक लेवल पे उसको डील करने के लिए एक लेजिस्लेशन बनाए। तो जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अनऑथराइज ब्रीच ऑफ इंफॉर्मेशन को क्रिमिनलाइज करें, कम्युनिकेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल को क्रिमिनलाइज करें, अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में शामिल करें। इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बट ऑब्वियस से बढ़ावा देने की बात की गई है इन दी मैटर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस शेयरिंग, ऑफ कोर्स विद रिलेटेड टू साइबर क्राइम। चाइल्ड प्रोटेक्शन का भी मुद्दा यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि साइबर क्राइम में बच्चों के साथ बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है, खास करके जो सेक्सुअल चीज़ें हैं बच्चों की प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू दी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मटीरियल, उसको क्रिमिनलाइज करने की बात इन्होंने करी है। ह्यूमन राइट्स के साथ भी अलाइन किया गया है इस कन्वेंशन को। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो अगले 90 दिन में ये फोर्स पे आ जाएगा अगर 40 सिग्नेटरीज इसको रेटिफाई कर देती हैं। मैं पहले ही आपको सिग्नेचर और रेटिफिकेशन दोनों के बीच का डिफरेंस समझा चुकी हूँ। सिग्नेचर करने का मतलब ये नहीं है कि कंट्री ने मान लिया है, वो इनिशियल रजामंदी होती है, और रेटिफाई करना मतलब हाँ भाई मैंने मान ही लिया है। Then you have Prevention of Money Laundering Act 2002. सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है that prior sanction is mandatory to prosecute public servants in money laundering cases. तो say for example कल को कोई IAS ऑफिसर है, उस पर कोई इल्ज़ाम लगता है, तो क्या पुलिस ऐसे ही जाके उस पर प्रोसिक्यूशन चालू कर देगी? तो नहीं भाई, वो एक डिग्निटरी है, आप ऐसे ही उनके अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन है, कार्यवाही है, वो जारी नहीं कर सकते। उन पर कार्रवाई करने के लिए आपको प्रायर सैंक्शन लेनी पड़ती है। किसकी? यूजुअली गवर्नर की बात यहाँ पे हो रही होती है। तो अब देखो, आपका जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्ट है। तो इस स्ट्रिंजेंट एक्ट में मान लो किसी के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का अगर चार्जेस लगा हुआ है, सपोजेटली वो कोई पब्लिक सर्वेंट है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको पहले जो है प्रायर सैंक्शन लेना पड़ता है। तो आपका ये जो एक्ट है इट वाज एनेक्टेड टू एड्रेस ऑब्वियसली द मनी लॉन्ड्रिंग सिचुएशन इन इंडिया। तो सेक्शन 3 में मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन किया गया है। Anyone who directly, indirectly attempts to engage in or knowingly assist in any process or activity related to the pursuit of crimes, projecting it as legitimate or untainted property shall be guilty of money laundering. लॉ में चीज़ें इस तरह से डिफाइन की जाती है कि नॉर्मल सिटीजन के तो समझ में आना ही नहीं चाहिए। ऐसा लगता है इन लोग चैलेंज लेकर बैठ जाते हैं। नॉनदलेस मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा से मतलब होता है आप अपने काला धन को वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये काला धन मैंने लेजिटिमेट तरीके से कमाया है, वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक बॉडी है उसके पास ही अथॉरिटी है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। वैसे भी ईडी आए दिन अपने दफ्तर में किसी किसी को बुलाती रही है, पिछले कुछ टाइम पे बॉलीवुड वाले न्यूज़ में रही हैं। बेसिकली जब सुशांत सिंह जी का केस हुआ था तब ईडी काफ़ी न्यूज़ में थी ही, तो आपने सुना होगा। देन कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, तो इंडिया जो है अब इस कमीशन को चेयर करने वाली है। एंड पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया को चूज किया गया है टू चेयर द 60th सेशन ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। और कहीं ना कहीं ये ग्लोबल ड्रग कंट्रोल एफर्ट में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। अगर मैं इस कमीशन की बात करूं तो 1946 में यूनाइटेड नेशंस की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसने इसको एस्टैब्लिश किया था टू सुपरवाइज इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल ट्रीटी। 53 मेंबर स्टेट्स होते हैं हु आर इलेक्टेड बाय ऑब्वियसली दिस इकोसॉक,
और फंक्शन क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है उसकी गवर्निंग बॉडी के तौर पे ये कमीशन जो है फंक्शन करता है। एंड इट ऑल्सो एनालाइजेज द ग्लोबल ड्रग सिचुएशन। इसके अलावा जो भी सप्लाई डिमांड रिडक्शन है विद रेफरेंस टू ड्रग्स उसके बारे में भी ये रिव्यू और एनालिसिस करता रहता है। फिर आपके पास आता है NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश विपिन कपूर के केस में ऐसा रूल किया है कि जो आपकी NIA है इट कैन इन्वेस्टिगेट नॉन शेड्यूल ऑफेंसेस लिंक्ड टू शेड्यूल ऑफेंसेस अंडर द NIA एक्ट। अरे देखो बात क्या है, NIA जो है ना उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट बना हुआ है NIA एक्ट। NIA एक्ट में कुछ शेड्यूल हैं, एक शेड्यूल के अंदर सारे ऑफेंसेस दिए हुए हैं कि भाई अगर ये ऑफेंस कंट्री में होता है तो इस ऑफेंस से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो NIA कर सकती है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ऑफेंसेस शेड्यूल में मेंशन तो नहीं है बट वो शेड्यूल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कनेक्टेड जो ऑफेंसेस हैं उनको भी NIA इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि नहीं। और इसी से रिलेटेड केस कोर्ट में उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑफेंस शेड्यूल में मेंशन नहीं है तो NIA इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकती। अगर तो वो ऑफेंस कुछ ना कुछ तरीके से लिंक्ड है विद द शेड्यूल ऑफेंस तो NIA उसको क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। NIA की अगर मैं बात करूं तो 2009 में जब हमारा 2008 में मुंबई अटैक हुआ था तो उसके बाद सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए टेररिज्म को काउंटर करने के लिए या अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही है ये टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या ऐसे जितने भी ऑफेंसेस है जो कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना और ऐसे ऑफेंसेस को प्रोसिक्यूट करना। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली एंटायर कंट्री में इनकी ज्यूरिसडिक्शन है एंड दे आर एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट केसेस बियॉन्ड स्टेट बाउंड्री। ये सेंट्रल एजेंसी है और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी अथॉरिटीज को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिलती है। ऑब्वियसली टेररिज्म जैसे भारी भरकम मुद्दों से डील करती है तो इसके पास बहुत सारे पावर्स हैं, ये अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट कर सकती है। इसके अलावा देखो बहुत सारे लॉज हैं जिसके अंडर ऑफेंसेस को NIA जो है इन्वेस्टिगेट करती है, जैसे कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ के एक्ट हो गए, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट हो गया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट हो गया, नार्कोटिक्स ड्रग्स एक्ट हो गया, ये IPC की बहुत सारी धाराएं होती हैं जैसे टेररिज्म एक्टिविटी से रिलेटेड है तो उन सभी को NIA क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेट बिल्कुल कर सकती है। फिर आपके पास आता है इंडियन केमिकल काउंसिल, इनको एक अवार्ड मिला है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन ने जो 2024 का द हेग अवार्ड है वो इंडियन केमिकल काउंसिल को दिया है फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स केमिकल सेफ्टी एंड कंप्लायंस। तो देखो हमारी कंट्री में जो भी केमिकल इंडस्ट्री है, जितने भी केमिकल्स बनते हैं वो पूरी की पूरी केमिकल इंडस्ट्री को गवर्न कौन करती है, तो आपकी ये इंडियन केमिकल काउंसिल ही गवर्न करती है। ये जो द हेग अवार्ड है ना एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के गोल की तरफ जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब केमिकल जो कंट्रोल में रखते हैं, केमिकल सेफ्टी कंप्लायंस का ध्यान में रखते हैं, ऐसे लोगों को ऑनर करने के लिए 2014 में ये अवार्ड्स बनाए गए थे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी केमिकल इंडस्ट्री बॉडी को ये अवार्ड दिया गया है, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये आपके पास है डिजिटल अरेस्ट का मुद्दा है। जैसे आपको पता चला होगा कि पिछली बार ऐसा हो रहा था, लोगों को ऑनलाइन ऐसे फ़ोन आ रहे थे और वीडियो कॉल पे सामने वाला बंदा बोलता था कि मैं CBI से बोल रहा हूँ, फलाना जगह से बोल रहा हूँ, तुम्हारे ये बंदे ने फ्रॉड करा है, तुम पर ये केस चल रहा है। तो विक्टिम्स डर जाते थे और उनसे फिर इलीगल तरीके से मनी निकलवाया जाता था। वही डिजिटल अरेस्ट है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। रशियाज प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड अ रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो 2020 की जो इनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी इसको रशिया ने क्या करा है, अपडेट किया है और इन्होंने बोला है कि भाई एनिमीज़ को डिटर करने के लिए और न्यूक्लियर वेपन के जो एक्सपैंडिंग सिनेरियो, इनके पोटेंशियल यूज़ को रिअफर्म करने में ये अपना रोल बिल्कुल प्ले करता रहेगा। तो रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की अगर बात करें तो इसमें इन्होंने न्यूक्लियर अटैक की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया हुआ है। एनी एग्रेशन बाय अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट सपोर्टेड बाय अ न्यूक्लियर स्टेट इज ट्रीटेड एज अ जॉइंट अटैक जस्टिफाइंग न्यूक्लियर रिटेलिएशन। तो इन्होंने कुल मिला के अपना जो न्यूक्लियर अटैक्स है उसको रिटेलिएशन को सही बताने की कोशिश करी है, जस्टिफाई करने की कोशिश करी है। लोअर न्यूक्लियर रिस्पांस थ्रेशोल्ड भी है। इसके अलावा न्यू ट्रिगर्स फॉर न्यूक्लियर रिस्पांस। तो इस तरह से ये पूरा एक रिवाइज डॉक्ट्रिन है, बट अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। कुछ वायलेंट ग्रुप्स जिनका आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैं कह रही थी ना, एथनिक ग्रुप से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो वी हैव M23 यानी कि मार्च 23 मूवमेंट रिबेल्स, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के हैं। हिजबुल्ला लेबनान है, अबू सयाफ फिलिपिन है, अल शबाब सोमालिया है, हौदी यमेन के हैं, बोको हरम नाइजीरिया है, ISIS
इराक सीरिया वाला एरिया है। जमाह इस्लामिया इंडोनेशिया फिलिपिन मलेशिया है। अलकायदा की बात करें तो भाई इनकी प्रेजेंस ग्लोबल है, बहुत ज़्यादा इतना नहीं, बट पर्टिकुलरली अफगानिस्तान यमेन पाकिस्तान में मिलेंगे आपको ये। अंसर अल शरिया लीबिया ट्यूनीशिया, फिर उसके बाद PKK यानी कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी टर्की इराक है। हमास की बात करेंगे तो गाजा स्ट्रिप यानी पैलेस्टीनियन टेरिटरी में है ये। इसके अलावा अराकेन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी म्यांमार, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी म्यांमार, अंसर डाइन आपकी माली, फिर उसके बाद रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया दैट इज फार्क, तो ऑब्वियसली वो कोलंबिया की है। अब कुछ एक्सरसाइजेज जो न्यूज़ में रही हैं उसको देख लेते हैं हम। इन लोगों ने यहाँ पे लोकेशन करके आपको ये पूरा बताया हुआ है। 1 नंबर पे इंडोनेशिया है, 2 नंबर पे वियतनाम है, तो ये आप उसके साथ करके देख सकते हैं। जैसे गरुड़ शक्ति जो है वो हम इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। विनबैक्स की बात करें तो ये वियतनाम के साथ में हमारा हुआ है इस बार अम्बाला हरियाणा में। ऑस्ट्रा हिंद ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के साथ में कंडक्ट होता है। स्लिनेक्स हम श्रीलंका के साथ में करते हैं। हरिमाओ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज शक्ति जो है इंडिया फ्रांस के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अग्नि वॉरियर की बात करें तो सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनकी बायलैटरल एक्सरसाइज है। सिनबेक्स जो है ये फर्स्ट एडिशन है जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज का बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया, जो पुणे में कंडक्ट किया गया है। सूर्य किरण ऑब्वियसली नेपाल और इंडियन आर्मी के बीच में होता है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और इंटरनेशनल रिलेशंस की आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन बताया है, उसको ध्यान में ही रख करके आप ये इंटरनेशनल चीज़ें अगर रिवाइज करेंगे तो आई एम श्योर आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कम से कम इस टॉपिक से तो नहीं छूटेगा। ये स्कोरिंग है, अगर आपका मैप वेप थोड़ा सा क्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको याद है ना, तो छूटना कम है इसमें चांसेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं इकोनॉमी को कवर करूंगी एंड आई होप आपको ये फॉर्मेट ठीक लग रहा होगा, क्योंकि 1-2 घंटे के लेक्चर बनते हैं, उसमें आपका ये पूरा जो एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट है उसका चीज़ कवर हो जाता है। तो नेक्स्ट हम इकोनॉमी करेंगे एंड आफ्टर दैट we'll move for environment, social issues and science tech and culture. So if you like the video तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप वीडियो को लाइक बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। माई हम्बल रिक्वेस्ट। अंटिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।